हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी आईक्यूज यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विशाल चौहान और हिस्ट्री की अपनी सीरीज में आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे न्यू इंपीरियलिज्म इन एशिया के बारे में। लेकिन आज के टॉपिक पर बढ़ने से पहले मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि अगर उन्होंने अभी तक मेरे प्रीवियस सेशंस नहीं देखे हैं सो मेक श्योर दे वॉच ऑल दोज प्रीवियस सेशन, क्योंकि एक पूरी एक सीरीज है। अगर आप पिछले सेशंस नहीं देखेंगे तो आप आज के टॉपिक के साथ कनेक्ट नहीं कर सकेंगे। सो मेक श्योर यू वॉच ऑल दोस प्रीवियस सेशंस। पिछले सेशंस को देखने के लिए आप स्टडी आईक्यू के चैनल पर जाइए, वहां पर आपको मेरे नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। या अगर आप सिंपली यूट्यूब के सर्च बार पर मेरा नाम लिखते हैं तो प्लेलिस्ट आ जाएगी, या अगर आप इस वीडियो के नीचे पिन कमेंट में जाएंगे तो वहां पर भी लिंक अवेलेबल है। पिछले सेशंस देखने पर मैं बार बार स्ट्रेस डालता रहता हूं कि अगर आप नहीं देखेंगे पिछले सेशंस तो आप नहीं समझ पाएंगे कि किस तरह हम ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्स को तो इकट्ठा कर ही रहे हैं, लेकिन हमारा मेन एम्फेसिस रहता है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर, ताकि अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन में बैठे हैं एग्जामिनर आपको स्टंप ना कर सके। सो मेक श्योर यू वॉच ऑल दोज प्रीवियस सेशंस। पिछले सेशंस देखेंगे आप, और उन सेशंस के दौरान जो मैंने सवाल पूछे हैं उनके जवाब आप मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर देंगे और मुझे अपना फीडबैक प्रोवाइड करेंगे कि आपको सेशंस अच्छे लगे या बुरे लगे। जैसा भी आप फील करते हैं मेरे सेशंस के बारे में, आप कमेंट्स के माध्यम से हमें बताएंगे जरूर। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप अपने कंफर्ट जोन में बैठ के घर पे आराम से तैयारी करें सिविल सर्विसेज के लिए, या अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो स्टडी आईक्यू की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें। उनकी एप्लीकेशन पर स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं। सीएससी के लिए एक थोरो स्मार्ट कोर्स है, उसके अलावा वैरायटी ऑफ कोर्सेज अवेलेबल है आपके फेवरेट टीचर्स द्वारा। सो मेक श्योर यू चेक दैट आउट। स्टडी आईक्यू के चैनल पर जाइए और आप स्टडी आईक्यू की एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए। लिंक आपको एप्लीकेशन का इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड मेक श्योर यू चेक आउट दोज कोर्सेज, और वो स्मार्ट कोर्स आप एक बार देखें जरूर कि क्या ऑफर कर रहा है आपको। ठीक है, सो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। जो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये है वर्ल्ड मैप, लेकिन वर्ल्ड मैप है ये 1492 का। सो आज मैं सबसे पहले, आज का जो टॉपिक हमारा इंपीरियलिज्म, ठीक है, हमें एशिया में इंपीरियलिज्म किस तरह फैला ये समझना है। अगर आप ऑलरेडी मेरे साथ पिछले कई सारे वर्ल्ड हिस्ट्री के सेशंस कर चुके हैं ना, तो भली भांति समझते हैं कि इंपीरियलिज्म की या कॉलोनियलिज्म की हमने फर्स्ट फेज देखा था, जिसमें यूरोपियंस ने क्या किया था। सबसे पहले न्यू वर्ल्ड को डिस्कवर किया था और कॉलोनाइज किया था। इंडिया को डिस्कवर किया था, कॉलोनाइज किया था। साउथ ईस्ट एशिया को डिस्कवर किया था और कॉलोनाइज किया था। फिर सेकेंड फेज ऑफ इंपीरियलिज्म, जिसको न्यू इंपीरियलिज्म कहा गया है, उसमें उन्होंने कॉलोनाइज किया अफ्रीका को, हमने ये पढ़ा। लेकिन सेकेंड फेज ऑफ कॉलोनाइजेशन यानी न्यू इंपीरियलिज्म में ही जो यूरोपियन शक्तियां हैं उन्होंने एशिया के कई भागों को भी कॉलोनाइज किया। सो आज हम सबसे पहले यूरोपियन शक्तियों द्वारा एशियन कॉलोनाइजेशन को समझेंगे, ठीक है, और फिर हम धीरे धीरे एशिया का कॉलोनाइजेशन जापान के द्वारा, यूएस के द्वारा, वो आगे आने वाले सब्सिक्वेंट टॉपिक्स में लेकर आऊंगा मैं, ठीक है। लेकिन आज के हमारे इस टॉपिक में हमें समझना है कि एशिया के साथ क्या व्यवहार किया गया यूरोपियंस द्वारा। तो इन सबसे पहले इन कुछ मैप्स के जरिए, मतलब कुछ आपको मैं 10-15 मैप्स दिखाऊंगा आज। इनमें मैं आपको ग्रेजुअल इंक्रीज दिखाऊंगा कॉलोनियल एम्पायर्स का, ठीक है। जो यूरोपियन इंपीरियलिस्ट हैं उन्होंने धीरे धीरे किस तरह किस राष्ट्र को कैसे कैसे जो है वो कंट्रोल किया, ठीक है। सो ये चीजें ऑलरेडी हम एस्टेब्लिश कर चुके हैं, लेकिन मैं चाहता था कि इन मैप के जरिए आप एक बार क्लैरिटी ले आए अपने पूरे कॉन्सेप्ट पर, ठीक है। सो ये मैप 1492 का है, यानी कि अभी अमेरिका की डिस्कवरी नहीं हुए, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका देखिए कॉलोनाइज नहीं हुआ है यूरोपियन शक्तियों द्वारा। और जैसे मैंने आपको हर मैप में दिखाया है, पिंक स्टैंड्स फॉर इंग्लैंड, ब्लू स्टैंड्स फॉर फ्रांस, येलो स्टैंड्स फॉर स्पेन एंड ग्रीन स्टैंड्स फॉर पोर्टुगल। एंड दिस पर्पल कलर में क्या है आपका, रशिया, ठीक है, या यूएसएसआर। और जो ग्रेइश कलर है वो ऑटोमन एम्पायर है, और आपको जो ये फेड सा ग्रीन कलर जो नजर आ रहा है, दिस इज डेनमार्क। आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली क्या कहते हैं इस कलर को, सो आई विल कंसीडर इट टू बी अ शेड ऑफ ग्रीन, क्योंकि मुझे कुछ ग्रीन जैसा ही लग रहा है, ठीक है। लास्ट में देखिए ये जो बॉक्सेस है इसमें लास्ट में डेनमार्क जो है। सो 1492 के अराउंड आप देखिए जो वेस्टर्न यूरोपियन शक्तियां हैं, मैं बार बार हमेशा मैंने इस चीज पे स्ट्रेस डाला है कि शुरुआत में कॉलोनाइजेशन किसने किया, वेस्टर्न यूरोपियन शक्तियों ने। जो वेस्टर्न यूरोपियन पावर्स हैं इन्होंने ही कॉलोनाइजेशन क्यों किया शुरुआत में, पहले कई सारे कारण हैं, कुछ कारण हम देखते हैं। सबसे पहली चीज तो ये जो
वेस्टर्न यूरोपियन शक्तियां हैं, इन्होंने अपने आप को एज अ किंगडम्स और नेशंस कह लीजिए, नेशंस किस तरह का, मोनार्कियल नेशंस है, ठीक है, वो काफी समय पहले से एस्टेब्लिश किया हुआ है। दैट मीन्स अगर हम फ्रांकिया की बात करें या अगर ब्रिटोनीज की बात करें, एंग्लो सेक्शंस की बात करें, तो वो तो हमें डार्क एजेस जब से शुरू हुई है 5th सेंचुरी एडी से ही नजर आने शुरू हो जाते हैं। और जो हिस्पैनिक्स हैं वो धीरे धीरे डेवलप हुए, यानी स्पेनियार्ड्स और पोर्तुगीज जो हैं वो हमें ओवर द थ्रू आउट मिडल एजेस धीरे धीरे डेवलप होते हुए नेशंस के रूप में एस्टेब्लिश होते हुए नजर आते हैं। लेकिन 1200 के बाद यानी कि जो लेटर फेज है किसका, मिडल एजेस का, मिडिवल टाइम्स का, यूरोप का, तब तक ये पांचों इनफैक्ट बड़े जो नेशंस हैं या बड़ी पॉलिटिकल शक्तियां हैं ये एस्टेब्लिश हो गई थी। कौन कौन? जो वेस्टर्न यूरोप की, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल और डेनमार्क, ठीक है। उसके अलावा देखिए नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड भी है, ऐसी बात नहीं है कि वो एज अ नेशन नहीं थे, लेकिन वो अभी गठित नहीं है और स्पेशली वो इंपीरियलिस्टिक नहीं है। मैंने बताया था ना, इंपीरियलिस्टिक अप्रोच कब होती है किसी पॉलिटिकल शक्ति की, जब वो किसी दूसरे ज्योग्राफिकल एरिया को अपने कंट्रोल में लाता है और फिर उस पर अपना पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट करता है किसी ना किसी तरीके का, ठीक है। वो कई तरीके से हो सकता है, रीजेंसी के तौर पर हो सकता है कि वो वेसल क्रिएट करे, हो सकता है कि कॉलोनी एस्टेब्लिश करे। लेकिन देखिए अब यहां पर एक पॉइंट, अगर आप वाइकिंग्स के बारे में जानते हैं थोड़ा बहुत, तो आप स्वीडन और फिनलैंड और नॉर्वे के लोगों के बारे में जानते होंगे कि उन्होंने ही यूरोप में सबसे पहले इंपीरियलिज्म फैलाया अपना। फ्रांस को उन्होंने इंपीरियलाइज किया, उसके अलावा ब्रिटेन में उन्होंने काफी हद तक जो है वो अपने आप को एक्सपेंड किया। लेकिन जो कॉलोनियल रेस है उसमें नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड का इतना बड़ा रोल हमें नजर नहीं आता। जो कॉलोनियल रेस है, इंपीरियल रेस में तो डेफिनेटली नॉर्वे, ये जो वाइकिंग्स है उन्होंने बहुत पहले से ही, ये इनफैक्ट आप बोलेंगे जो धीरे धीरे एस्टेब्लिश हुए हैं ये फ्रांस के किंगडम्स और इंग्लैंड में जो किंगडम्स, ये उन्हीं के ही डिसेंडेंट्स आप कह सकते हैं, कहीं ना कहीं जो है वो लीनिएज जुड़ जाती है। लेकिन हम यूरोप की उस हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, हमें कॉलोनियल एस्पेक्ट समझना है केवल, क्योंकि भारत के प्रेजेंट डे सिनेरियो को समझने के लिए, ठीक है, भारत में अगर आप सिविल सर्विसेज ज्वाइन कर रहे हैं तो आपके लिए जो कॉलोनियल एस्पेक्ट है उसको समझना अनिवार्य है, राइट। सो कॉलोनियल शक्तियों के तौर में हमारे पास 5 शक्तियां होंगे, 5 कॉलोनिस्ट होंगे। कौन कौन से? डेनमार्क, ब्रिटेन, स्पेन, पुर्तगाल और फ्रांस, ठीक है। खैर, अब इस मैप में आप क्लियरली देख सकते हैं कि 1492 के अराउंड डेनमार्क ने ग्रीनलैंड को कॉलोनाइज करना शुरू कर दिया है। उसके अलावा नॉर्थ अमेरिका इज नॉट टच्ड येट, साउथ अमेरिका इज नॉट टच्ड येट, और इंडिया तक की तो मतलब ढूंढना चाहते हैं, वो चाहत है उनकी, नहीं पहुंचे। और ऑटोमन एम्पायर देखिए 1453 के बाद, मेहमद सेकंड के जाने के बाद जो है वो ऑटोमन एम्पायर धीरे धीरे जो साउथ ईस्टर्न जो यूरोप है उसमें अपनी शक्ति जो है वो बढ़ा रहा है, और ब्लैक सी के ऊपर जो है वो रशिया तक उसकी पकड़ है, ठीक है। और इंग्लैंड, स्पेन, पुर्तगाल और फ्रांस अभी धीरे धीरे कॉलोनाइजेशन शुरू करेंगे। लेकिन देखिए 1492, मैंने आपको बोला ना 1450 तक, सबसे पहली चीज मैंने आपको बताई थी ना कि 1450 से 1850 तक अफ्रीकन शक्तियों ने, मैंने पिछले टॉपिक में बताया था ना, 1450 से लेकर 1850 तक अफ्रीकन जितने भी रूलर्स, किंगडम्स, ट्राइब्स, चीफ्टन्स जो भी रहे, उन्होंने यूरोपियन पेनिट्रेशन रोके रखा मेनलैंड अफ्रीका में। लेकिन 1450s के बाद तक जो वेस्टर्न अफ्रीका वाला जो रीजन है, पुर्तगाल, ग्रीन पार्ट देख रहे हैं, पोर्तुगीज ने वेस्टर्न अफ्रीका वाले रीजन को कॉलोनाइज करना शुरू कर दिया था। तो हमें 1492 के मैप में केवल इतना प्रोग्रेशन नजर आ रहा है। अब देखिए इस मैप में बाकी सब फीका है, फीका कहने का मतलब कि कलर्ड नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि वहां पर एम्पायर नहीं है। 1492 दिल्ली सल्तनत, ठीक है, इंडिया में, और फारसी मतलब ये जो ईरान, अफगानिस्तान के एरिया है, यहाँ पर टर्किक ट्राइब्स जो है वो, टर्किक ट्राइब्स, अरेबियन ट्राइब्स और मतलब खिलाफत वगैरह मौजूद है यहाँ पे, ठीक है। सेंट्रल एशिया में मंगोल्स वगैरह पावरफुल हैं, चाइना में डायनेस्टीज उनकी अपनी पावरफुल है, लेकिन हम यूरोपियंस के साथ कंसर्न्ड है अभी, ठीक है। सो दिस इज वर्ल्ड मैप ऑफ 1492। और किस एस्पेक्ट में है ये? कॉलोनियल एक्सपेंशन। सो कॉलोनियल एक्सपेंशन केवल वेस्टर्न अफ्रीका और डेनमार्क, वेस्टर्न अफ्रीका और ग्रीनलैंड, ठीक है। वेस्टर्न अफ्रीका में किसने किया? पुर्तगाल, और ग्रीनलैंड में डेनमार्क ने। अब ये अगला मैप देखिए, ये है आपका 1550 तक आते आते, अब 1550 तक आते आते यानी 16th सेंचुरी, मिड 16th सेंचुरी में आप क्लियरली देख सकते हैं कि येलो और ग्रीन, येलो इज स्पेन और ग्रीन इज पोर्टुगल।
तो साउथ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका में, खास तौर पर सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका का जो ये पेरू, कोलंबियन, अर्जेंटीना वाला जो पूरा रीजन है प्रेजेंट डे बाउंड्रीज के हिसाब से, इसको स्पेनियार्ड्स ने अपने कंट्रोल में किया है। और जो ब्राजील की कोस्टलाइन है इसको पुर्तगाल ने अपने कंट्रोल में लिया है। और देखिए स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है इन सब कॉलोनीज की, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस समझनी है आपको, बहुत जरूरी है, तभी आप ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम्स, ग्लोबल ट्रेडिंग जो पैटर्न्स हैं और जो इंटरनेशनल रिलेशंस है उन सारी चीजों को आप ठोस तरीके से, मैंने बोला ना इकोनॉमी की जड़ें, आईआर की जड़ें मैं आपको हिस्ट्री में से निकाल कर दूंगा, तो यही तो है वो जड़ें कि कॉलोनियल समय से ही इन सारे शहरों के, ठीक है, ब्राजील की जो कोस्टलाइन है और अर्जेंटीना, पेरू की जो कोलंबिया के जो रीजन है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। सो आप क्लियरली देख सकते हैं, अगर हम साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका की बात करें तो सेंट्रल अमेरिका को कंट्रोल करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप यूरोप से आ रहे हैं, और अगर आपके पास सेंट्रल अमेरिका नहीं है तो आपको दक्षिण अमेरिका को घूम कर जाना पड़ेगा अगर आप दक्षिण अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट में जाना चाहते हैं, क्योंकि जो पनामा कैनाल है वो अभी तक नहीं बनी है। इसका मतलब जिसके कंट्रोल में सेंट्रल अमेरिका है वो बहुत आसानी से अटलांटिक से पैसिफिक में एंटर कर सकता है, और ये काम अटलांटिक से पैसिफिक को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? साउथ अमेरिका। और साउथ अमेरिका में अटलांटिक ओशियानिक ट्रेड और पैसिफिक ओशियानिक ट्रेड को जोड़ने का काम किसने किया? सेंट्रल अमेरिका के माध्यम से स्पेन ने, ठीक है। अब अटलांटिक ओशियन जो ट्रेड है अफ्रीका से साउथ अमेरिका, उसको देखिए, जो अफ्रीकन कोस्टलाइन है, ठीक है, नॉट अफ्रीकन बट साउथ अमेरिकन ईस्टर्न कोस्टलाइन प्लस अफ्रीकन वेस्टर्न कोस्टलाइन, दोनों की दोनों किसके कंट्रोल में? पुर्तगाल के कंट्रोल में। स्ट्रेटेजिक पॉइंट देख रहे हैं ना आप कि अफ्रीका से जो सामान जाए और साउथ अमेरिका जो पहुंचे, दोनों के पोर्ट्स हमारे पास होने चाहिए। किसके पास? पुर्तगाल के पास। ये उनकी बेसिक स्ट्रेटेजी है। और पुर्तगाल और स्पेन ने अंडरस्टैंडिंग क्या बनाई? स्पेन को दे दिया तुम पैसिफिक ओशियन साइड ट्रेड करो, और पुर्तगाल ने अटलांटिक ओशियन वाला पकड़ लिया। और स्पेन को एक इंपॉर्टेंस दे दी कि चलो, अगर स्पेन ने बोला कि हम पैसिफिक क्यों ले, पैसिफिक का ट्रेड जो है वो बहुत मुश्किल है, पैसिफिक बहुत बड़ा है, कहां ट्रेड करेंगे, किसके साथ ट्रेड करेंगे, तो उनको सेंट्रल एशिया वाला भाग दे दिया कि नॉट सेंट्रल एशिया, सॉरी, सेंट्रल अमेरिका वाला भाग दे दिया कि चलो तुम यहां पर कर लो। अब देखिए पुर्तगाल ने कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कोस्ट जो है वो पकड़े हैं, ठीक है। अफ्रीका में देखिए, अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट दोनों पुर्तगाल ने पकड़े, ठीक है। अब इंडिया में आएंगे, देखिए इंडियन पेनिनसुला में, देखिए इंडियन पेनिनसुला में भी वेस्ट कोस्ट, ईस्ट कोस्ट दोनों पुर्तगाल ने ग्रीन ग्रीन पकड़े हुए हैं, ठीक है। बॉम्बे, गोवा, दूसरी साइड जो है वो सरकार वाले रीजन को पुर्तगाल अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहा है। और उसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया में जाएंगे तो पुर्तगाल ने वहां पर भी कॉलोनीज एस्टेब्लिश करी है। तो सेलोन यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट या इंडियन पेनिनसुला की जो प्रोड्यूडेंस है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो पोर्ट सिटीज है, सबसे पहले तो श्रीलंका को अपने कंट्रोल में किया पुर्तगाल ने। वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट इंडियन पेनिनसुला का दोनों पुर्तगाल ने कंट्रोल में किया है। बंगाल पुर्तगाल ने अपने कंट्रोल में किया है, देख रहे, हल्का सा ग्रीन दिख रहा है आपको क्लियरली। तो सबसे पहली चीज जो कॉलोनिस्ट ने करी वो ये कि पोर्ट सिटीज को अपने कंट्रोल में लाओ, ठीक है। तो वही उन्होंने एशिया में किया। एशिया में इंडिया की इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटीज सूरत, बंबई, गोवा, ठीक है, और ईस्ट कोस्ट में सिरकार और बंगाल की पोर्ट सिटीज अपने कंट्रोल में, और सेलोन यानी श्रीलंका को अपने कंट्रोल में ले आए कौन? पुर्तगाली। और साउथ ईस्ट एशिया में इंडोनेशिया की कोस्ट सिटीज जो है वो अपने कंट्रोल में ली। अफ्रीका में जो अफ्रीकन पेनिनसुला है उसमें ईस्टर्न साइड भी और वेस्टर्न साइड भी दोनों में पोर्ट सिटीज पुर्तगाल ने अपने कंट्रोल में, प्लस जो साउथ अमेरिका की जो ब्राजील की कोस्ट लाइन है ये पुर्तगाल ने अपने कंट्रोल में ली। और बीच बीच में बहुत सारे आइलैंड्स, अटलांटिक में भी, इंडियन ओशियन में भी बीच बीच में आइलैंड्स जो हैं वो पकड़े हुए हैं। किसने? पुर्तगाल ने। सो दिस इज द कॉलोनियल एक्सपेंशन इन 1550। इसमें आप क्लियरली देखिए 1550 तक केवल पुर्तगाल की ब्लू वाटर पॉलिसी चल रही है। मुझे आप बताएंगे किस पोर्तुगीज गवर्नर जनरल ने ब्लू वाटर पॉलिसी दी थी? ठीक है, पुर्तगाल की ब्लू वाटर पॉलिसी चल रही है, यानी अटलांटिक से लेकर इंडियन ओशियन तक का पूरा ट्रेड पुर्तगाल के कंट्रोल में, और पुर्तगाल के कंट्रोल में स्पेन। क्योंकि, और ऐसा क्यों हो सका? क्योंकि पुर्तगाल के पास इमीडिएट कोस्ट लाइन है किसकी?
अटलांटिक की, और पुर्तगाल के प्रिंस को ही पोप ने जिम्मेदारी दी थी कि तुम शुरू करो एक्सपेंशन। इसलिए पुर्तगाल, और भी कई सारे कारण हैं लेकिन कुछ ये कारण है, ठीक है। उसके अलावा देखिए पुर्तगाल ने जो रेड सी है, रेड सी और पर्शियन गल्फ में एंटर करने वाले दोनों पॉइंट्स पकड़े हुए हैं, ठीक है। सऊदी अरेबिया का जो पेनिनसुला है उसमें देखिए रेड सी और पर्शियन गल्फ में एंटर करने वाले दोनों पॉइंट्स पुर्तगाल ने अपने कंट्रोल में किए हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पोर्ट्स है इनको मैप के माध्यम से आपको पता होना चाहिए कौन कौन सा ट्रेडिंग पोर्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रेजेंट डे के पॉलिटिकल सिनेरियोस को समझने के लिए आपको इन ट्रेडिंग पोर्ट्स की हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए और आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता होना चाहिए। क्योंकि ये जो क्रिश्चियनिटी को धीरे धीरे बैकडोर एंट्री कराने की कोशिश की गई है ना पर्शियन गल्फ से और रेड सी से, ठीक है, क्योंकि होली लैंड तो है ही आपका जॉर्डेनियन रीजन में, पैलेस्टीनियन जो बाद में पूरा डिस्प्यूट इकट्ठा हुआ है, लेकिन यहां पर पुर्तगाल, क्योंकि पुर्तगालियों के हाथ में था बीड़ा क्या करने का, क्रिश्चियनिटी को रिजेनुवेट करने का अरेबिया में और जहां पर भी नए लैंड्स मिले उधर, ठीक है, पोप ने जिम्मेदारी दी थी। सो दिस वाज द वर्ल्ड ऑफ 1550, जिसमें हमें क्लियरली दिख रहा है कि केवल पुर्तगाली शक्ति जो है वो बड़े कॉलोनिस्ट है, ठीक है। और पुर्तगाली अभी तक कामयाब कॉलोनिस्ट नहीं है। पुर्तगालियों के अंग्रेजों के मुकाबले ज्यादा कामयाब ना होने के कारण है उनकी पॉलिसीज। क्यों? क्योंकि पुर्तगाल रहा किंगडम लेकिन ब्रिटेन बन गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जल्दी बन गया इनफैक्ट, ठीक है। और पुर्तगाल जो किंगडम रहा और पुर्तगाली जितने भी एक्सपीडिशंस गए, जो भी एडवेंचरर्स गए, वो पुर्तगाली राजा के कंट्रोल में, पुर्तगाली राजा पोप के कंट्रोल में, ठीक है, नॉट एग्जैक्टली इन कंट्रोल में लेकिन इन्फ्लुएंस में। और ब्रिटेन में प्रोटेस्टेंट चर्च एंजेलिकन, और ब्रिटेन ने अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना लिया। इसलिए ब्रिटेन, यानी कि ब्रिटेन की जो ट्रेडिंग ब्यूरोक्रेसी है वो ज्यादा एफिशिएंट थी एज कंपेयर टू एनी अदर ऑफ द मेनलैंड यूरोपियन कॉलोनिस्ट। इस और प्लस ब्रिटेन में जल्दी क्या आ गया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वो सारी चीजें हम ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैप देखिए, ये अगला मैप आता है 1660 का, 1550 का देखा हमने, 100 साल बाद, ठीक है, यानी मिड 17th सेंचुरी में। अब मिड 17th सेंचुरी में नए खिलाड़ी देखिए कौन कौन आ गए गेम में। नए खिलाड़ी आ गए, ब्रिटेन और फ्रांस भी उतर गए अब कॉलोनाइजेशन में, ठीक है। और 1660 तक आते आते साउथ अमेरिका में आप देख रहे हैं कि ब्रिटेन और फ्रांस ने थोड़ी थोड़ी, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी जो है वो कॉलोनीज एक्वायर करी। अफ्रीका में आप देख रहे हैं, वेस्टर्न अफ्रीका में बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट जो है वो केवल ट्रेडिंग पोस्ट छोटी छोटी जो है वो अफ्रीका में ब्रिटेन और फ्रांस ने दोनों ने एक्वायर करी। नॉर्थ अमेरिका का जो ईस्ट कोस्ट वाला रीजन है उसको काफी हद तक ब्रिटेन और अमेरिका अब ब्रिटेन और फ्रांस, अगर मैंने अमेरिका बोल दिया तो माफी चाहूंगा, ब्रिटेन और फ्रांस जो है वो नॉर्थ अमेरिका में कॉलोनाइजेशन शुरू कर दिया उन्होंने, ठीक है। अफ्रीका में भी ब्रिटेन और फ्रांस ने छोटे छोटे पॉइंट्स पकड़ने शुरू किए। अब यहां पर ना सवाल यह बनता है, मैंने पिछले मैप में आपको दिखाया था ना कि 1550 वाले मैप में जो अफ्रीका का जो बिल्कुल सदर्न पार्ट है, केप ऑफ गुड होप, वो पुर्तगाल ने अपने कंट्रोल में नहीं लिया। पुर्तगाल ने जो सदर्न पेनिनसुलर पार्ट है अफ्रीका का, उसका ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट कंट्रोल में लिया। उसका जो सदर्न मोस्ट टिप है वो केप ऑफ गुड होप कंट्रोल में नहीं लिया अपना। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि जो ज्यादातर पॉपुलेशन जो बसी हुई थी वो इसी ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट में बसी हुई थी, और जो केप ऑफ गुड होप है उसमें बहुत कम पॉपुलेशन बसी हुई थी, वहां से कमाई नहीं थी ज्यादा। अंग्रेजों ने वहां पर अपना बसेरा जो बसाया है केप ऑफ गुड, वहां धीरे धीरे फिर उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वहां पर सेटलमेंट नहीं थी, सेटलमेंट थी लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस नहीं थी। तो 1660 में अफ्रीका में, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में हमें दिख गया कि फ्रांस और ब्रिटेन नए खिलाड़ी आ गए। इंडिया की बात करें सो इंडिया में आप क्लियरली देख रहे हैं 1660 तक बॉम्बे और सूरत के बीच में कंट्रोल करना शुरू किया किसने? ब्रिटेन ने। गोवा और मालाबार वाले, गोवा से नीचे मालाबार वाले रीजन में ब्रिटेन ने कंट्रोल में लाना शुरू किया। और इंडियन पेनिनसुला के ईस्ट कोस्ट के सरकार वाले रीजन में जहां पर पुर्तगालियों की स्ट्रांग होल्ड थी, वो अब फ्रेंच धीरे धीरे वहां पर अपनी मजबूत पकड़ जो है वो एस्टेब्लिश करने लगे। और बंगाल के रीजन में अब कौन है? बंगाल के रीजन में अब ब्रिटेन है, और श्रीलंका भी ब्रिटेन के कंट्रोल में है।
और साउथ ईस्ट एशिया में जाएं अगर हम, तो साउथ ईस्ट एशिया में भी इंडोनेशिया वाले रीजन को धीरे धीरे अब कंट्रोल कर रहा है कौन? पुर्तगालियों के अलावा ब्रिटेन। ठीक है, अभी डच नहीं आए हैं खेल में, देखिए डच आएंगे और बड़े लेवल पर आएंगे साउथ ईस्ट एशिया को कंट्रोल करने के लिए। सो दिस वाज द वर्ल्ड ऑफ 1660। अब देखिए यूरोप में उठा पटल, देखिए डेनमार्क ने नॉर्वे को कॉलोनाइज करना शुरू किया और रूसिया जो है वो धीरे धीरे एक्सपेंड कर रहा है। 1660 तक आते आते रशियन एम्पायर तो नहीं एस्टेब्लिश हुआ है अभी, लेकिन वही फैमिली, पीटर फर्स्ट की फैमिली ही जो रशियन एम्पायर बनाएगी 1721 के बाद, उससे पहले वही फैमिली है, बोल्शेविक्स ही है ये। और ये बोल्शेविक्स जो है वो धीरे धीरे एक्सपेंड कर रहे हैं रशिया में। ठीक है, वैसे बोल्शेविक्स को कई अलग नामों से भी जाना जाता है, लेकिन लीनिएज बोल्शेविक्स की ही है। खैर आगे बढ़ेंगे, कभी और किसी टॉपिक में आपको बताऊंगा बोल्शेविक्स कौन है। नेक्स्ट देखिए, दिस इज द वर्ल्ड मैप ऑफ 1754। अब मिड 18th सेंचुरी का मैप देखिए आप। मिड 18th सेंचुरी आते आते खेल जो है वो क्लियर होना शुरू हुआ, भारत में पॉलिटिकल अधिकरण आना शुरू हुआ। ठीक है, सो पहले नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका की बात करते चलते हैं। नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका में आप क्लियरली देखिए, नॉर्थ अमेरिका में ब्रिटेन फ्रांस, जो ईस्ट कोस्ट वाला रीजन है ब्रिटेन और फ्रांस, सेंट्रल अमेरिका वाले रीजन में स्पेन, सदर्न अमेरिका में स्पेन, पुर्तगाल, ब्रिटेन, फ्रांस अपने आप को, ब्रिटेन और फ्रांस अपने आप को कंसोलिडेट करते हुए, और स्पेन और पुर्तगाल जो है वो पहले से ही मौजूद थे। अफ्रीका में देखिए, अफ्रीका में जैसा 1650 में हाल था वैसा ही अभी भी है। ठीक है, बट जो नॉर्दर्न वाला पार्ट है और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है उसमें ऑटोमन एम्पायर मजबूत है। ठीक है, यूरोप में रशिया ने ईस्ट कोस्ट वेस्ट कोस्ट जो है वो दोनों एक्वायर कर लिए। ठीक है, जो पूरा साइबेरियन रीजन है, जो सदर्न साइबेरियन रीजन है, वो पूरा का पूरा बोसैक वाला जो रीजन है। ठीक है, बोसैक्स कौन है, कभी किसी और टॉपिक में, बहुत सारी चीजें हैं छोटी छोटी जो मैं हर जगह मेंशन नहीं कर सकता, तो बोसैक्स कौन है मैं आपको जब कोरियन वॉरफेयर जब कराऊंगा तब मैं आपको समझाऊंगा बोसैक्स कौन है। तो जो सदर्न साइबेरिया वाले जो लोग हैं उनको बोसैक्स कहते हैं। तो बोसैक वाले रीजन को रशिया ने एक्वायर किया। अब साउथ ईस्ट एशिया की बात करनी है हमने वैसे भी, तो इंडिया में देखिए, इंडिया में सरकार वाले रीजन पे स्ट्रांग हो गए फ्रेंच, और ब्रिटेन की पकड़ भी मजबूत हो गई। लेकिन साउथ ईस्ट एशिया में नीदरलैंड्स, डच की पकड़, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया में अब आप डचीज की पकड़ जो है वो बड़े रूप में फैलती हुई देख सकते हैं, और खासकर इंडोनेशिया के आइलैंड्स में। ठीक है, इंडोनेशिया जो बनाया है वो डचीज नहीं बनाया, मैं आपको बताऊंगा क्या नाम है इंडोनेशिया शब्द का मतलब क्या होता है। ठीक है, हिंडिया बेलवेंडा कहते हैं वो। सो दिस वाज द वर्ल्ड ऑफ 1754। इसमें देखिए जो फिलीपींस हैं, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया में फिलीपींस जो है ना वो देखिए येलो है, यानी स्पेन के कंट्रोल में है। और जो इंडो चाइना है, इंडो चाइना कहा जाता है आपका बर्मा, सियाम, सियाम इज थाईलैंड नाउ, ठीक है, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, ये जो 4-5 देश हैं इनको इंडो चाइना कहा जाता है। और इंडो चाइना अभी कॉलोनाइज्ड नहीं है, इंडो चाइना धीरे धीरे कॉलोनाइज्ड होगा। बट अप टिल 1754 साउथ ईस्ट एशिया में केवल भारत, इंडोनेशिया के रीजन और फिलीपींस जो है वो कॉलोनाइज्ड है। नाउ दिस इज द वर्ल्ड ऑफ 1822। अब 1822 तक आते आते आप देखिए भारत में, तो 1822 तक आते आते भारत में क्लियरली ब्रिटिश आउस्टेड द फ्रेंच, पुर्तगीज, डच सबको, और भारत में एकमात्र जो है वो शक्ति ब्रिटेन आ गया। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया में आप क्लियरली देख रहे हैं, साउथ ईस्ट एशिया में कौन है, नीदरलैंड आ गया साउथ ईस्ट एशिया में, छा गया पूरे इंडोनेशिया में, और ब्रिटेन धीरे धीरे जो है वो कॉलोनाइज करने की कोशिश कर रहा है उसके अलावा। और फिलीपींस किसके कंट्रोल में है, फिलीपींस अभी भी स्पेन के कंट्रोल में है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड पर धीरे धीरे ब्रिटेन भी अब कंट्रोल करना शुरू कर रहा है। अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में अभी भी 1822 तक अभी भी सारी की सारी शक्तियां कोस्टल रीजन में ही मौजूद हैं। ऑटोमन एम्पायर साउथ सूडान तक पहुंच गया है, लेकिन ठीक है, यूरोप में रशिया ने कजाकिस्तान और उसके नीचे की जो कंट्रीज हैं उज़्बेक, तुर्कमेनिस्तान, इनको अपने कंट्रोल में ले लिया है। ठीक है, और कोरिया वाला रीजन और जापान पर प्रेशर डालना शुरू कर रहा है रशियन एम्पायर। और रशियन एम्पायर ने ईस्टर्न यूरोप को अपने कंट्रोल में रखा है। ईस्टर्न यूरोप यानी कि जो पोलिश, लुथियानिया वाला जो रीजन है वो भी अपने कंट्रोल में ले लिया। ठीक है, और नॉर्थ अमेरिका में 1822 में आप देखिए
जो कनाडा वाला रीजन है वो ब्रिटेन के कंट्रोल में, और जो प्रेजेंट डे यूएस है, एक्चुअली यूएस बन गया था अभी तक, सो यूएस भी अब हमारा खेल में आ गया है, शक्ति में यूएस भी आ गया है। और अफ्रीका में लाइबेरिया, आपको छोटी सी सेटलमेंट जो है वो यूएस की नजर आ रही होगी। ठीक है, सो दिस वाज द वर्ल्ड ऑफ 1822। इन सारे मैप्स को जब मैं साइड हो जाता हूं ना, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मैप्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो जब मैं साइड में हो जाता हूं ना, तब आपका काम होता है स्क्रीनशॉट लेने का। सो मेक श्योर यू गेट ऑल दीज मैप्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिशंस है। अब देखिए 1885 तक आते आते नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो पूरा का पूरा यूएसए पर यूनियनिस्ट का कंट्रोल, अलास्का वाला रीजन भी, कनाडा वाले रीजन में पूरा ब्रिटेन जो है वो प्रिवेल्ड है। लेकिन साउथ अमेरिका डीकोलोनाइज कर गया। ठीक है, अब यहां पर ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पिछले मैप में आपने ध्यान दिया होगा, जो 1822 वाला मैप है उसमें अगर आपने खास ध्यान दिया है, तो मैंने बात ये बोली नहीं क्योंकि ये वाला मैप मैं दिखाना चाहता था आपको। उस मैप में साउथ अमेरिका डीकोलोनाइज कर गया, तो अगर आपने स्क्रीनशॉट लिया तो 1822 वाला मैप देखिएगा, साउथ अमेरिका से डीकोलोनाइजेशन हो गया। सो मैंने आपको बताया था आफ्टर द डिफीट ऑफ, किसकी डिफीट? नेपोलियन की। ठीक है, और ट्रीटी ऑफ जो कांग्रेस हुई है वियना के बाद, उसके बाद जो लैटिन अमेरिकन जो कॉलोनीज हैं उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया। सो 1822 के बाद 1885 तक आते आते सेंट्रल अमेरिका और सदर्न अमेरिका डीकोलोनाइज हो चुका है। दिस इज द फर्स्ट फेज ऑफ डीकोलोनाइजेशन आफ्टर अमेरिकन रेवोल्यूशन, देन फ्रेंच रेवोल्यूशन, देन नेपोलियनिक वॉर्स। फर्स्ट फेज ऑफ डीकोलोनाइजेशन आता है। 3 फेज रहे हैं डीकोलोनाइजेशन के, फर्स्ट आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन यानी 1815 के बाद, फिर दूसरा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, और तीसरा सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद। दीज आर द 3 फेजेस ऑफ डीकोलोनाइजेशन। सो पहला फेज ऑफ डीकोलोनाइजेशन 1885 तक, लेकिन यह है न्यू वर्ल्ड डीकोलोनाइज कर गया, और खास तौर पर सदर्न अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका डीकोलोनाइज कर गया। नॉर्थ अमेरिका को यूएस ने कॉलोनाइज कर दिया है, पूरा कॉलोनाइज नहीं किया एक्चुअली, उन्होंने अपना एक नेशन एस्टेब्लिश कर दिया। लेकिन जो कनाडा वाला पार्ट है इट इज स्टिल अंडर यूएस, नॉट यूएस बट यूके, ब्रिटेन के कंट्रोल में है। और जो ग्रीनलैंड है वो डेनमार्क के कंट्रोल में। ठीक है, ग्रीनलैंड पर जो है वो खास कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि ग्रीनलैंड से कोई प्रोडक्शन निकल के नहीं आता, बंजर जमीन है, बर्फ से ढका हुआ है पूरा, तो वहां से कुछ प्रोडक्शन नहीं निकलता, इसलिए कोई खास ध्यान नहीं देता। और कुछ खास उसकी ट्रेडिंग इंपॉर्टेंस भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पॉइंट है, इसलिए ग्रीनलैंड की कोई पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस नहीं है खास। ठीक है, बात करते हैं अफ्रीका की। 1885 में अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आप देखिए, जो ऑटोमन एम्पायर ने साउथ ऑफ सुडान तक कंट्रोल किया था वो ब्रिटेन ने छीन लिया उनसे। ठीक है, और अब जो है वो धीरे धीरे 1885 में अब धीरे धीरे मेनलैंड अफ्रीका में एंटर करना शुरू किया है यूरोपियन शक्तियों ने, और पूरा का पूरा कोस्ट लाइन तो घेर ही ली है। किसकी? पूरी की पूरी कोस्ट लाइन तो घेरी हुई है। हम तो देख रहे हैं अफ्रीका की कोस्ट लाइन कब से घेरी हुई है यूरोपियंस ने। साउथ ईस्ट एशिया की बात की जाए तो भारत के साथ पाकिस्तान, बलूच, जो प्रेजेंट है पाकिस्तान है, तब सिंध, बलूच और पख्तूनिस्तान वाला जो पूरा रीजन है, उसके अलावा ऊपर जो है वो पामीर तक का पूरा रीजन, तिब्बत नेपाल वाला पूरा, तिब्बत तो नहीं लेकिन नेपाल की बाउंड्री, और ऊपर बर्मा। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया में देखिए बर्मा यानी इंडो चाइना में बर्मा जो है वो ब्रिटेन के कंट्रोल में आ गया। ठीक है, लेकिन इंडो चाइना की बहुत खास बात है, बर्मा ब्रिटेन के कंट्रोल में है, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया फ्रांस के कंट्रोल में है, लेकिन बीच में सियाम एक देश है जो अनकॉलोनाइज्ड रह गया। सियाम बाद में थाईलैंड बना है, और रामा थर्ड उसके एक राजा रहे, उन्होंने क्या पॉलिसीज अपनाई आज हम समझेंगे आगे। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया में अन्य, इंडोनेशिया देखिए कॉलोनाइज हो चुका है, पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस वगैरह, जावा वगैरह, और नीचे ऑस्ट्रेलिया, सब कॉलोनाइज किया जा चुका है। सो 1885 विश्व का मैप आपके सामने है। ठीक है, देखिए किसने कहां पर कॉलोनाइज किया हुआ है, और इस मैप को आप स्क्रीनशॉट इसका जरूर ले लें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, अब ये है 1914। अब 1914 यानी वर्ल्ड वॉर से पहले की सिचुएशन देखिए। यहां पर वर्ल्ड वॉर से पहले दक्षिण अमेरिका डीकोलोनाइज हो चुका है, केवल छोटी छोटी पोस्ट हैं 3 देशों की। कौन कौन है?
नीदरलैंड्स, ब्रिटेन और फ्रांस, इन तीनों की कॉलोनी है साउथ अमेरिका में, बहुत छोटी छोटी कॉलोनीज। उसके अलावा सेंट्रल अमेरिका में करेबियन वाला रीजन जो है केवल ये कॉलोनाइज्ड है किसके द्वारा, यूएस ने कॉलोनाइज कर रखा है। थोड़ा बहुत हिस्सा फ्रांस के पास, थोड़ा बहुत हिस्सा यूके के पास, ठीक है। कनाडा अभी भी यूके के पास, ग्रीनलैंड किसके पास है, डेनमार्क के पास, ठीक है। यूरोप में बड़ी शक्तियां ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, स्पेन, इटली, जर्मनी, पोलैंड, बेल्जियम, डेनमार्क, लग्जमबर्ग, ये बड़ी शक्तियां ब्रिटेन में एस्टेब्लिश हो चुकी है। और प्लस रशिया वाली साइड देखिए तो पूरा का पूरा रशिया जो है वो बड़ा फैल गया है, ठीक है। और खास तौर पर अब एशिया, जो सेंट्रल एशिया और साउथ ईस्ट एशिया की तरफ रशिया बढ़ना शुरू कर रहा है। क्लियरली देखिए, जो अरेबिया वाला रीजन है इसमें तो ऑटोमन एम्पायर है ही, लेकिन उसके नीचे अरेबिया की इंपॉर्टेंस क्या है, ट्रेडिंग पोर्ट ना, रेड सी और पर्शियन गल्फ का, ठीक है। सो पर्शियन गल्फ का जो ट्रेडिंग सीन है वो पूरा ब्रिटेन के कंट्रोल में, क्योंकि ईडन एक साइड ब्रिटेन ने कंट्रोल कर रखा है और पर्शियन गल्फ जो ओमरूज वाला रीजन है वो भी ब्रिटेन के कंट्रोल में। तो यमन, ओमन, ईडन सब जो है वो किसके कंट्रोल में, ब्रिटेन के कंट्रोल में, ठीक है। ऊपर से रशिया धीरे धीरे फारस की तरफ जो है वो प्रेशर डाल रहा है, क्योंकि अगर आपने वर्ल्ड मैप देखा है और अगर आप ज्योग्राफी जानते हैं थोड़ी बहुत, तो ये जो आपको ब्लैक सी नजर आ रहा होगा ना टर्की के ऊपर, ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में कॉकस का रीजन है, ठीक है, जिसमें प्रेजेंट डे जॉर्जिया देश है। जो कॉकस वाला रीजन है यहां तक जो है वो पहुंच गया कौन, रशिया। और सेंट्रल एशिया में कजाकिस्तान, उज्बेक, तुर्कमेनिस्तान, ये सारे जो हैं वो कंट्रोल कर लिया। यानी जितना भी ये बल्कान, जितना भी बल्ख रीजन है, देखिए बल्कान और बल्ख में एक दिन मैं भी गलत कंफ्यूजन कर गया था, जितना भी बल्ख का रीजन है, बल्ख रीजन कहते हैं इसे, ठीक है। ये जितने सेंट्रल एशियाटिक जो ट्राइब्स हैं, तर्किक जो ट्राइब्स हैं, इनको बल्ख का रीजन भी कहते हैं, या बैक्ट्रियन रीजन भी कहा जाता है। पूरा का पूरा किसके कंट्रोल में आ गया, रशिया के। तो यहां पर आप ग्लोबल थ्रेट्स देख रहे हैं। प्लस उसके अलावा देखिए जापान, उधर जापान कॉलोनाइज कर रहा है ईस्ट में, देखिए कोरिया को जापान ने कॉलोनाइज कर लिया है। इंडिया पूरा का पूरा जो है वो बर्मा सहित ब्रिटेन के कंट्रोल में तो है ही, ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया में जो इंडो चाइना है, सियाम यानी थाईलैंड को छोड़कर, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया फ्रांस के कंट्रोल में, इंडोनेशिया, डच, नीदरलैंड्स के कंट्रोल में। फिलीपींस पर देखिए, फिलीपींस पर अब यूनाइटेड स्टेट्स की छाया है, ठीक है। स्पेन से फिलीपींस छीन लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट्स के कंट्रोल में। और पापुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये कंट्रोल है यूके का, ठीक है। लेकिन यहां से इधर 1914 में अफ्रीका में देखिए, मैंने बोला था ना 1885 के बाद 1914 तक अफ्रीका को पूरी तरह, यही तो न्यू इंपीरियलिज्म पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। अभी तक था 1885 तक हमारा ओल्ड इंपीरियलिज्म ही चल रहा था, वो तो पुराना ही खेल था। 1885 के बाद हमने न्यू इंपीरियलिज्म, या 1850 के बाद हमने न्यू इंपीरियलिज्म जो है वो आते हुए देखा। और खास तौर पर 1885 के बाद देखिए 1914 तक अफ्रीका पूरा का पूरा कॉलोनाइज, लगभग पूरा का पूरा कॉलोनाइज कर लिया गया है। किसके द्वारा, 7 बड़ी शक्तियां हैं, मैंने आपको गिनाई हुई है, कौन कौन सी, ब्रिटेन, आपको क्लियरली दिख रहा है। अगर आप जानते होंगे, मैं साइड में हो जाता हूं, मैं केवल नाम लूंगा, अगर जिस बच्चे ने थॉरली फॉलो किया है वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में क्लियरली बता सकता है कौन सा एरिया किसका है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल, कुछ हद तक स्पेन, बेल्जियम, ठीक है। ये कुछ बड़ी शक्तियां हैं कहां पर, अफ्रीका में। उसके अलावा अरेबिया वाला रीजन पूरा ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में है। ईरान, अफगानिस्तान कॉलोनाइज नहीं हुए 1914 तक। देखिए ईरान और अफगानिस्तान, अफ्रीका में इथियोपिया, उसके अलावा ये जो सदर्न रीजन है जर्मनी से नीचे, ठीक है, जर्मनी से नीचे ऑस्ट्रिया हंगरी से लेकर ऑटोमन एम्पायर से लेकर अफगानिस्तान, ईरान तक ये पूरा का पूरा अनकॉलोनाइज्ड रीजन है, ठीक है। आज हमें यही समझना है कि इस पूरे के पूरे रीजन को कॉलोनाइज करने के पीछे क्या मोटिव था यूरोपियन शक्तियों का, ठीक है। सो दिस वाज द वर्ल्ड ऑफ 1914। सो मैंने बोला था ना पहला फेज ऑफ डीकॉलोनाइजेशन आया था आफ्टर द ट्रीटी ऑफ वियना, यानी जो 1822 और 1885 वाला जो मैंने आपको मैप दिखाया था। और अभी तक भी देख लीजिए, जो न्यू वर्ल्ड है ये डीकॉलोनाइज कर चुका है, और जो ओल्ड वर्ल्ड है उसमें भी अफ्रीका को अब जाकर पूरा कॉलोनाइज किया गया। और इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया, तो इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया में खासकर इंडिया जो है वो सबसे पहले कॉलोनाइज हुआ ही है। सो दिस वाज द फर्स्ट फेज ऑफ कॉलोनियलिज्म।
जो सेकंड फेज ऑफ कॉलोनियलिज्म है वो अफ्रीका पर हुआ, और एशिया में कहां कहां पर सेकंड फेज ऑफ कॉलोनियलिज्म हो सका कि नहीं हो सका, खासतौर पे अफगानिस्तान और ईरान, द ग्रेट वॉर, वो समझना है आज हमें, ठीक है। लेकिन देखिएगा अगला जो मैं आपको मैप दिखाऊंगा ना, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद का डीकोलोनाइजेशन है। तो देखिए इस मैप में अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि क्या क्या घटा, ठीक है। कनाडा चला गया यूके के हाथ से, उसके अलावा यूएस तो है ही, ठीक है, पूरा का पूरा। कनाडा के कुछ एक हिस्से, कुछ एक बिल्कुल ईस्ट कोस्ट में कुछ एक हिस्सा यूके के कंट्रोल में रह गया। साउथ अमेरिका तो डीकोलोनाइज हो चुका है। अफ्रीका में से देखिए, अफ्रीका में जो साउथ अमेरिका है, साउथ अफ्रीका है, वो डीकोलोनाइज हो गया, ठीक है। उसके अलावा आप कॉलोनाइज क्या हो गया, तो देखिए ऑटोमन एम्पायर लगभग खत्म हो गया, केवल टर्की में रह गया है। और जो इराक वाला रीजन है वो किसके कंट्रोल में आ गया है, ब्रिटेन के, ठीक है। अच्छा, और साउथ ईस्ट एशिया में देखिए तो अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया से नीचे जो ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन है, ऑस्ट्रेलिया डीकोलोनाइज कर गया है, लेकिन बाकी कॉलोनीज अभी भी इंटैक्ट है। लेकिन जापान कॉलोनाइजेशन कर रहा है, और जापान ने चाइना को कॉलोनाइज कर दिया है। अब देख रहे हैं आप, अब जापान की चढ़ाई है। सो दिस वाज द सेकेंड फेज ऑफ डीकोलोनाइजेशन, जिसमें ब्रिटेन को अपनी कॉलोनीज छोड़नी पड़ी। कहां कहां की, कनाडा, ये 31 की बात है, 1931 में कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की कॉलोनी छोड़नी पड़ी। ऑटोमन एम्पायर को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अपना पूरा रीजन छोड़ना पड़ा, केवल टर्की वाला रीजन रह गया, और इराक के ऊपर जो कंट्रोल था या अन्य आसपास के देशों पर जो कंट्रोल था, सऊदी अरेबिया वगैरह, टर्की से वो कंट्रोल छुड़वा लिया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब ये है, दिस इज द मैप ऑफ 1959। नाउ दिस इज द थर्ड फेज ऑफ डीकोलोनाइजेशन। नाउ इन द थर्ड फेज ऑफ डीकोलोनाइजेशन आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, कहां कहां पर डीकोलोनाइजेशन हुआ, देखिए पूरा का पूरा इंडिया, पाकिस्तान से, श्रीलंका से कॉलोनी उठ गई यूके की, ठीक है। इराक से, इजिप्ट, सूडान से यूके की कॉलोनी उठ गई पूरी की पूरी, ठीक है। और साउथ ईस्ट एशिया में देखिए जो पहले कॉलोनीज मौजूद थी किसकी, बर्मा में और इंडो चाइना में फ्रांस की कॉलोनी मौजूद थी, वो चली गई। और बहुत थोड़ा सा रीजन जो है वो अभी कॉलोनाइज रहा है, डच ईस्ट इंडियन कंपनी का अभी होल्ड हट गया है, ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया में थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत जो है वो सदर्न जो पेनिजुलर पार्ट है किसका, अरेबिया का, वो कॉलोनाइज्ड है। दिस इज 1959। लेकिन अफ्रीका में अभी भी ब्रिटेन की, स्पेन की, फ्रांस की, पुर्तगाल की कॉलोनीज जो है वो मजबूत है। जर्मनी की कॉलोनी खत्म हो गई है, लेकिन देख रहे हैं आप 1959 आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जर्मनी और जापान दोनों की कॉलोनीज खत्म, इटली की कॉलोनीज खत्म, इटली की जो अफ्रीका में कॉलोनीज थी वो खत्म हो गई, ठीक है। अब ये नेक्स्ट मैप देखिए 1974। अब 1974 में आते आते अफ्रीका ऑलमोस्ट डीकोलोनाइज हो चुका है, केवल स्पेन और पुर्तगाल की कॉलोनी रह गई अफ्रीका में, ठीक है। और बहुत थोड़ा सा हिस्सा सोमालिया वाले रीजन में फ्रांस के पास है। साउथ ईस्ट एशिया लगभग पूरा डीकोलोनाइज हो गया है, केवल हांगकांग का रीजन जो है वो बचा है, ब्रिटेन, थोड़ा सा फ्रांस के पास, ठीक है। और साउथ ईस्ट एशिया में थोड़ा थोड़ा रीजन जो है वो बिल्कुल हल्का, एक दो दो आइलैंड, किसी क्या बोलते हैं, फ्रांस ब्रिटेन के पास एक दो दो आइलैंड बचे। लेकिन चढ़ाई किसकी है, चढ़ाई पे है अभी रशिया। 1974 द पीक टाइम ऑफ कोल्ड वॉर, तो यहां पर अभी दुनिया जो है वो यूएस वर्सेस यूएसएसआर में बटी हुई है। तो कोल्ड वॉर के समय में भी ये मैप आपको काम आएगा, दिखाऊंगा इसमें आपको फिर से, ठीक है। जापान डीकोलोनाइज हो चुका है। दिस वाज द मैप ऑफ 1974 वर्ल्ड। और ये है अभी लेटेस्ट, मतलब रीसेंट 2008 तक का। सो आफ्टर द कोल्ड वॉर देखिए जितना भी रशिया का होल्ड था कॉकस के साइड में, कॉकस के ईस्ट में, यानी कि कैस्पियन सी के आगे जितना भी रशिया का होल्ड था सेंट्रल एशिया में, वो सारा उसने छोड़ दिया, ठीक है। टर्की इज नाउ कंस्ट्रेन्ड ओनली टू इट्स ओन रीजन, अनातोलिया वाले रीजन पर, और यूरोप जो है वो अब बाउंड्रीज जो है वो सेट हो गई हैं 2008 में आते आते, ठीक है। सो इन सारे मैप्स को हमने क्यों देखा, क्योंकि यही सारे मैप्स आगे आने वाले 8-10 टॉपिक में हमें बार बार आएंगे, यही सारे मैप्स को हम बार बार लेकर आऊंगा। क्यों, क्योंकि अब इस टॉपिक के बाद वर्ल्ड वॉर पर जाना हमने सीधा, ठीक है। और वर्ल्ड वॉर में
कॉलोनाइजेशन भी समझना है हमें, वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ, कॉलोनाइजेशन से, न्यू इंपीरियलिज्म से लेकर वर्ल्ड वॉर को कनेक्ट करना है हमें। सो कॉलोनाइजेशन और डीकॉलोनाइजेशन का दोनों फेज समझना है हमें। बड़ी बड़ी शक्तियां कौन कौन आई, कौन कौन चली गई, सारी चीजें समझनी है। तो इन्हीं मैप्स को मैं बार बार दिखाऊंगा आपको, और कुछ जो है वो माइक्रो एनालिसिस वाले मैप भी लेकर आऊंगा, ठीक है। तो इन मैप्स के साथ मैं चाहता था कि आप कन्वर्जेंट हो जाएं, तो आई होप आपने इन मैप्स के स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अगर नहीं लिए हैं तो मैं ये व्यवस्था जो है वो, बच्चे कहते हैं कि सर पीडीएफ अरेंज करा दीजिए इन स्लाइड्स की, तो कुछ समय, ज़्यादा समय नहीं है लगेगा, कुछ समय बाद वो व्यवस्था अवेलेबल हो जाएगी, आपको सारी पीडीएफ जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है, पिछले जितने भी सेशंस हैं। लेकिन मेक श्योर कि आप पिछले सेशंस जरूर देखें, तभी उन पीडीएफ्स का लेने का फायदा है, ठीक है। सो आइए अब एशिया का जो इंपीरियलिज्म है, एशिया में जो कॉलोनियलिज्म फैला, उसको कुछ स्टेटमेंट्स के माध्यम से भी देख लेते हैं, बहुत जरूरी चीजें हैं। और बिल्कुल आज ज्यादा डीप में ना जाते हुए मैं आपको बिल्कुल फाउंडेशंस डालता हुआ चलूंगा, इन्हीं टॉपिक्स को मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। आज का ये जो पूरा हमारा टॉपिक है, ये कनेक्टर टॉपिक है, जोड़ने का काम करेगा, ये आपकी समझ धीरे धीरे डेवलप करेगा इन्हीं चीजों को। जैसे क्योंकि आज मैं ग्रेट डिबेट का केवल जिक्र करूंगा, ग्रेट डिबेट आगे आने वाले टॉपिक में आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा ही, क्योंकि ग्रेट डिबेट तक पहुंचने, आयर का टॉपिक, आयर का जो है वो कॉन्सेप्ट है ग्रेट डिबेट, ठीक है, लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री में भी उसकी जड़ें हैं। अगर आप हिस्ट्री ऑप्शनल ले रहे हैं, ठीक है, अगर आपके पास हिस्ट्री, इतिहास एज ऑप्शनल है, चाहे वो यूपीएससी के लिए हो या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, लेकिन उस केस में आपको जो है वो ग्रेट डिबेट और ये सारी चीजें डिटेल में पढ़नी ही पड़ेंगी, ठीक है। खैर, इतिहास ऑप्शनल के लिए स्पेसिफिक सीरीज, देखिए अब यहां पर ना बच्चे पूछते हैं कि सर ये सीरीज चल किस चीज की रही है, किस एग्जामिनेशन के लिए जरूरी है। तो वैसे तो मैंने क्लियरली बोला, अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं, चाहे वो कोई एक दिवसीय एग्जामिनेशन है, यूपीएससी मेंस लिखने की बात है, हर एग्जामिनेशन में आपको मेरे टॉपिक मदद करेंगे ही, ठीक है। लेकिन अगर आप कहें कि स्पेसिफिक किसके लिए है, तो यूपीएससी मेंस जीएस 1 के लिए चल रहा है अभी, ठीक है। और यूपीएससी मेंस जीएस 1 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप किसी भी राज्य का एग्जामिनेशन देंगे ना, तो वहां पर तो मदद करेंगे ही, राज्य के कमीशन में तो मदद करेंगे ही आपकी, क्योंकि मैं जितने ब्रॉड स्पेक्ट्रम में मैं पढ़ा रहा हूं, उसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। और मैंने आपको हमेशा बोला है कि मेरा मेन एम्फेसिस होता है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर। तो हाँ, आपके कॉन्सेप्ट जो है वो थॉरली प्रिपेयर होंगे, ठीक है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम शुरू करते हैं कॉन्क्वेस्ट ऑफ साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। पहला पॉइंट देखिए, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया में है क्या क्या, कौन कौन से कंट्रीज हैं। इंक्लूड नेपाल, बर्मा, श्रीलंका, मलाया, इंडोनेशिया, इंडो चाइना, थाईलैंड एंड फिलीपींस, इंक्लूडिंग इंडिया, ठीक है। Even before the rise of new imperialism, many of these countries were already dominated by Europeans. न्यू इंपीरियलिज्म आया 1850 के बाद, न्यू इंपीरियलिज्म आया आफ्टर द एडवेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन मेनलैंड यूरोप। मेनलैंड यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, मेनलैंड यूरोप में नई नेशनल शक्तियां बनी, और मेनलैंड यूरोप में तब होड़ बढ़ी कि हम जो है वो कॉलोनियल एक्सपेंशन करें, और अफ्रीका का स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका हुआ, अफ्रीका को कॉलोनाइज करने की होड़ बढ़ी। उसके अलावा यूएस और जापान जो है वो कूद पड़े कॉलोनाइजेशन में। सो दिस वाज न्यू इंपीरियलिज्म। सो न्यू इंपीरियलिज्म यानी कि सेकंड फेज ऑफ कॉलोनियल एक्सपेंशन से पहले जो फर्स्ट फेज है कॉलोनियल एक्सपेंशन का, तभी से ही भारत, श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया में इंडोनेशिया, जावा, मलाया, ये तो तभी से ही कॉलोनाइज होने शुरू हो गए थे, ठीक है। Sri was first occupied by Portuguese, then by Dutch, finally by British, who transformed it into a tea and rubber plantation territory. ये एग्जाम्पल दिया है केवल, ठीक है, कि क्योंकि भारत का तो हमने एक्सटेंसिवली पढ़ते ही, हम भारत के इतिहास में तो हम अच्छे से समझते हैं कि भारत को किसने, पुर्तगालियों ने कॉलोनाइज किया, पुर्तगालियों के बाद जो है वो फिर डच आए, डचों के बाद अंग्रेज आए, अंग्रेजों के बाद फ्रेंच आए, फिर सब आपस में लड़े, अंत में अंग्रेज उभर के आए विजेता। तो भारत का इतिहास तो हम समझते ही हैं, ठीक है। भारत के साथ हम बर्मा का इतिहास भी जोड़ लेते हैं। श्रीलंका के बारे में हम नहीं पढ़ते हैं ज्यादा, तो श्रीलंका के बारे में एक पॉइंट ये आएगा कि श्रीलंका में सबसे पहले पुर्तगालियों ने फैक्ट्री बनाई, पुर्तगालियों ने श्रीलंका पे कंट्रोल किया, फिर डचेज ने, और फिर फाइनली ब्रिटेन ने, ठीक है। और 1739 बेदार की बैटल के बाद श्रीलंका से डचेज को भी भगा दिया किसी ने, ब्रिटेन ने, और डचेज जो है वो अपना डच ईस्ट इंडीज यानी कि इंडोनेशिया में बसे रहे, ठीक है। खैर, इंडोनेशिया के बारे में बात कर लेते हैं। इंडोनेशिया वाज अ डच कॉलोनी फ्रॉम द आउटसेट एंड आफ्टर फेसिंग चैलेंजेस फ्रॉम द पोर्तुगीज, जापानीज एंड द ब्रिटिश इवेंचुअली मैनेज टू रिटर्न इट।
इंडोनेशिया डच कॉलोनी रही। इंडोनेशिया, इनफैक्ट जो इंडोनेशिया नाम है ना, उसका मतलब ही होता है कि जो इंडिया का एक ऐसा हिस्सा जिस पर डचेस का कंट्रोल है। ठीक है, वैसे तो इंडियन आइलैंड्स वगैरह होता है इसका मतलब आप मान सकते हैं लिटरल, मतलब जो पुरानी ग्रीक और लैटिन भाषाएं वहां से निकालें अगर, एटिमोलॉजी से अगर ढूंढें, लेकिन इसका मतलब ये है कि जो डचेस द्वारा, क्योंकि डच ईस्ट इंडीज कहा जाता था उसे, तो वहां से इंडोनेशिया वर्ड निकला है। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया ना कि यूरोप के लिए, यूरोपियन शक्तियों के लिए भारत सबसे जरूरी चीज थी। और यूरोप, और ये सारा जो ग्लोबल एक्सपेंशन जो हुआ है, ये ग्लोबल ट्रेड या ग्लोबल डिस्कवरीज की वजह से जो ग्लोबल ट्रेड बढ़ा है, ये क्यों बढ़ा है? भारत को ही तो ढूंढ रहे थे ना। सो भारत एक पूरा राष्ट्र ना होकर एक एक्सप्रेशन था एक ऐसे रीजन के लिए जहां से मसाले, सिल्क, कॉटन, स्लेव्स, सोना, चांदी, जवाहरात और आइवरी, बहुत सारी चीजें आ रही हैं। अब वो अकेला भारत से नहीं आ रहा था, वो सारा सामान इंडिया, गोल्डन लैंड, जितना भी इंडो चाइना है, साउथ ईस्ट एशिया है, वहां सबसे आ रहा था ना कलेक्टिवली। लेकिन यूरोपियंस के लिए तो भारत से आ रहा है, हिंदुस्तान से आ रहा है यूरोपियंस के लिए, तो इंडिया से आ रहा है यूरोपियंस के लिए। तो इसीलिए पूरा का पूरा इस रीजन को, यानी कि साउथ ईस्ट एशिया में ट्रेड करने को, साउथ ईस्ट एशिया में ट्रेड करने को यूरोपियंस ने कहा द ट्रेड इन ईस्ट इंडीज। ठीक है, ओरिएंटल ट्रेड कहते थे उसको, उसका मतलब था ट्रेड इन ईस्ट इंडीज। सो ये एक्सप्रेशन था कि जितना भी ये सामान है ना, जितना भी आ रहा है इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया से, उसको उनके हिसाब से पूरा ईस्ट इंडीज का था ये। और जो अमेरिका से आ रहा है वो ट्रेड था वेस्ट इंडीज का। ठीक है, वेस्ट इंडिया क्यों कहा जाता है मैंने आपको समझाया था। इसीलिए इंडोनेशिया वाले रीजन पर जब डचेस ने कंट्रोल किया तो डच ईस्ट इंडीज कहा गया। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का जो एरिया है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडीज है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एरिया है वो डच ईस्ट इंडीज है। समझे? इसीलिए अब इंडोनेशिया वॉज डच कॉलोनी फ्रॉम द आउटसेट एंड आफ्टर फेसिंग चैलेंजेस फ्रॉम पोर्तुगीज, जापानीज एंड ब्रिटिश। ठीक है, अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा धीरे धीरे वर्ल्ड वॉर में, वर्ल्ड वॉर सेकंड में भी और फर्स्ट में भी। फर्स्ट में मैं आपको बताऊंगा कि डचेज से ब्रिटेन, मतलब 1759 में जाकर डचेस से जो है वो फाइनली ब्रिटेन ने साझा किया, क्लियर किया कि आप इंडोनेशिया में ट्रेड करें और हम इंडिया में करेंगे। लेकिन उससे पहले पहले डचेस और ब्रिटेन के बीच में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ाई झगड़ा चला रहता था इंडोनेशिया के ऊपर। ठीक है, उसके अलावा जापानीज, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापानीज ने लगभग पूरा इंडोनेशिया, पूरा तो नहीं लेकिन काफी बड़ा हिस्सा जो इंपॉर्टेंट है, जो इंडियन ओशियंस के हाथ जो लगता है, वो एरिया जो है वो अपने कंट्रोल में कर लिया था। लेकिन फिर और पुर्तगालियों का भी काफी जो है वो, क्योंकि पुर्तगालियों ने सबसे पहले कॉलोनाइज किया, डचीज उनके बाद आए, तो डचीज ने छीनी है पुर्तगालियों से भूमि, तो इनका कॉन्फ्लिक्ट चला रहा है। इट वॉज कॉल्ड डच ईस्ट इंडीज। इंडो चाइना, अब इंडो चाइना की बात करें, मैंने आपको बताया इंडो चाइना वॉज क्या क्या था इंडो चाइना में। इंडो चाइना में आप इंक्लूड कर सकते हैं वियतनाम, लाओस, कंबोडिया। वैसे बर्मा और सियाम भी आने चाहिए, लेकिन सियाम यानी थाईलैंड, प्रेजेंट डे थाईलैंड को कॉलोनाइज नहीं किया गया ऑफिशियली। नाउ इंडो चाइना वाज ऑक्यूपाइड बाय फ्रेंच एंड बर्मा बाय द इंग्लिश एंड न्यूट्रलाइजिंग अ चैलेंज फ्रॉम फ्रेंच whom आर डोमिनेंट इन इंडो चाइना। ठीक है, बर्मा को पूरा का पूरा अपने कंट्रोल में लाने का मतलब क्या था ब्रिटेन का? दो कारण थे। पहले तो बर्मा कोस्ट लाइन देता है, बंगाल से लेकर पूरा, मतलब जो साउथ ईस्ट एशिया तक कनेक्ट करता है कोस्ट लाइन को बर्मा। ठीक है, बंगाल को साउथ ईस्ट एशिया से कनेक्ट कर देता है कोस्ट लाइन, पहली चीज। दूसरी चीज, फ्रांस ने जो लाओस, कंबोडिया यानी कि इंडो चाइना को जो कंट्रोल में किया था, ब्रिटेन को भारत आने से रोकना था फ्रांस को उस रास्ते, तो बर्मा जो है वो बफर की तरह यूज करना था। लेकिन बर्मा से प्रोडक्शन निकलने लगा तो एक और बफर चाहिए, तो सियाम को बफर बनाया गया फिर। ठीक है, सियाम का जो शासक है रामा थ्री, उसने मतलब, अब जो सियाम का इतिहास है उसमें ग्लोरीफाई किया गया था कि रामा थ्री की इतने अच्छे डिप्लोमेसी, उन्होंने इतना अच्छा डिप्लोमेसी निभाई कि उन्होंने फ्रांस और ब्रिटेन को दोनों को बेवकूफ बनाया और दोनों को ही जो है वो कॉलोनाइज नहीं करने दिया। ठीक है, लेकिन अगर आप क्रिटिकली एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे कि कुछ हद तक ये भी ठीक है, लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस दोनों ने जानबूझकर कॉलोनाइज नहीं किया, क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस दोनों ही समझते थे कि अगर सियाम को कॉलोनाइज कर लिया गया तो हम झगड़े में उलझ जाएंगे और घाटा हो जाएगा हमारा, तो सियाम को एज ए न्यूट्रल लैंड कंट्रोल किया। लेकिन सियाम की पॉलिटिकल जितनी भी गतिविधियां थी उस पर काफी ज्यादा कंट्रोल रहा किसका? ब्रिटेन और फ्रांस का। ठीक है, लास्ट पॉइंट देखिएगा, इंडो चाइना वाज ऑक्यूपाइड बाय फ्रेंच
एंड Burma by English and neutralizing a challenge from the French who are dominant in Indochina. ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा. However, while its neighbors on all sides fell under control of imperialist Siam, जो कि present day Thailand है, maintained its independence throughout the colonial period. ठीक है. अब एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा, सियाम जो वर्ड है ना, देखिए थाईलैंड जो उनकी वहां की लोकल भाषा है, थाई का मतलब होता है शांति या पीस, और थाईलैंड का मतलब होगा अ लैंड ऑफ पीस, क्योंकि थाईलैंड वाज अ न्यूट्रल जोन बिटवीन इंडो चाइना एंड बर्मा. ठीक है, फ्रेंच कॉलोनी एंड इंग्लिश कॉलोनी, इसलिए वो थाईलैंड पीस लैंड एक उनका जो है वो एक फिगरेटिव एक्सप्रेशन था, वो लिटरली उन्होंने ले लिया और नाम ही रख दिया देश का थाईलैंड. ठीक है, अदरवाइज श्याम भूमि कहा जाता है उसे, और श्याम संस्कृत वर्ड श्याम से निकला है, इसका मतलब होता है श्याम वर्ण, यानी कि गहरा गेहुआ काला रंग. और जो साउथ ईस्ट एशिया के लोग हैं वो ऑब्वियसली गहरे गेहुए काले रंग के हैं, इसलिए श्याम वर्ड यूज किया गया भारतीयों द्वारा, मतलब जो सांस्कृतिक लोग हैं उनके द्वारा, और वो श्याम भूमि के नाम से प्रचलित हो गया वो पूरा देश. ठीक है. नाउ श्याम ले बिटवीन ब्रिटिश कंट्रोल्ड बर्मा इन फ्रेंच इंडो चाइना. अब मैं कभी आपको आर्ट एंड कल्चर कराऊंगा ना साउथ ईस्ट एशिया का, तो उसमें आपको बहुत सारे ऐसे ट्राइब्स बताऊंगा मैं आपको, गरुड़ वरुण इस तरह के बहुत सारे ट्राइब्स हैं वहां पे, मतलब ऐसे मंदिर हैं, अंकोर वाट विष्णु का मंदिर है. ठीक है, मैं आपको साउथ इंडिया का जब इतिहास कराऊंगा तो चोला एम्पायर्स, चेरा पांड्या एम्पायर्स के बारे में जब आपको पढ़ाऊंगा, और उनका साउथ ईस्ट एशिया की तरफ जो उन्होंने एक्सपेंड किया है और किस तरह हिंदुइज्म को वहां पर प्रोपगेट किया, और फिर वहां पर इस्लाम किस तरह फैला, मंदिर तोड़े गए, मंदिर बनाए गए, मस्जिदें बनाई गई, धीरे धीरे इन सारी चीजों को डेवलप करेंगे. तो हमारा ध्यान केवल यूरोप पर नहीं रहेगा, भारत पर नहीं रहेगा, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान पर नहीं रहेगा, हम साउथ ईस्ट एशिया की पॉलिसी पर भी जाएंगे, साउथ ईस्ट एशिया की पॉलिटी पर भी जाएंगे, और देखेंगे वहां की कंडीशंस प्रेजेंट डे की क्या है और उन प्रेजेंट डे कंडीशंस के पीछे का इतिहास क्या है. ठीक है, तो आज केवल मैं ओवरव्यू दे रहा हूं आपको, धीरे धीरे हम टारगेट करूंगा कंट्री वर कंट्री. ठीक है, एक पूरी सीरीज लेकर आऊंगा मैं प्रॉपर, जिसमें मैं ज्योग्राफिकल रीजन कंट्री बाय कंट्री उठाऊंगा. ठीक है, और क्लस्टर भी कर सकता हूं ज्योग्राफिकल रीजन के हिसाब से, और सबका इतिहास, क्योंकि प्रेजेंट डे की समझ आपकी तभी बनेगी. छोटे छोटे टॉपिक लेकर आऊंगा, एक एक 1.5 घंटे के, एक एक कंट्री के बारे में, और लगभग सभी कंट्रीज को हम कवर करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट देखिए. अब श्याम ले बिटवीन ब्रिटिश कंट्रोल बर्मा इन फ्रेंच इंडो चाइना एंड फ्रेंच इंडो चाइना. ठीक है, श्याम जो है वो किस किस के बीच में है, बर्मा और इंडो चाइना के बीच में. फ्रेंच एंड ब्रिटेन बोथ एम टू प्रिवेंट द अदर फ्रॉम गेनिंग कंट्रोल ओवर ऑफ श्याम. Knowing this, Siamese king skillfully promoted Siam as a neutral zone between the two powers, hence Thailand. But France and England exercise much power and authority over its affairs. तो ये चीजें मैंने आपको समझा दी हैं. ठीक है, अब ये मैप देखिए आप, साउथ ईस्ट एशिया के मैप दिखाता हूं आपको मैं कुछ. इन मैप्स में देखते हैं कि क्या रहा साउथ ईस्ट एशिया में. ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया को कॉलोनाइज किस तरह किया गया. तो ये मैप आप देख रहे हैं, इसमें जो साइड में बॉक्स है इसमें देखिए क्या क्या शक्तियां हैं. ग्रेट ब्रिटेन के लिए कौन सा रंग है देखिएगा, फ्रांस के लिए, जापान, क्योंकि रंग कौन सा है उसका नाम मैं मतलब बहुत सारी दुनिया भर की नॉलेज मैंने एक्वायर करी, लेकिन किस स्पेसिफिक रंग को क्या कहा जाता है ये आज भी मैं थोड़ा कच्चा हूं इस चीज में. तो रंग आप देख लीजिएगा कौन सा, किसको क्या कहते हैं. मेरे लिए तो जो भी रेडिश है वो सभी रेड है. ठीक है, सो ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स, नेदरलैंड्स, रशिया, पोर्टुगल और प्रिंसली स्टेट्स ऑफ इंडिया ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट. ठीक है, यानी कि जिनके साथ सब्सिडरी अलायंस करी हुई. तो भारतीय उपमहाद्वीप में देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में फारस तक के रीजन, बलूच, सिंध, पख्तूनी, कश्मीर, राजपूताना और मराठा, गुजरात, नीचे दक्षिण पेनिनसुला वाला पार्ट, भारत तो पूरा का पूरा, भारत से लेकर बर्मा और नीचे तक पूरा रीजन जो है वो किसके कंट्रोल में, ब्रिटेन के कंट्रोल में. ये तो हम जानते हैं भली भांति. ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया के अन्य रीजन में देखिए. अब देखिए बर्मा और ये जो ब्लू रीजन है, दिस ब्लू इज फ्रांस, राइट. बर्मा और फ्रांस के बीच में सियाम आपको लिखा हुआ दिख रहा है, दिस सियाम इज न्यूट्रल जोन. ये है वो थाईलैंड, थाईलैंड यानी कि फ्रीडम, फ्री लैंड है. ठीक है, थाईलैंड इसलिए नाम पड़ा क्योंकि इट रिटेन्ड इट फ्रीडम, बट इट वाज अंडर कॉलोनियल कंट्रोल, बट नॉट पॉलिटिकली, बट इकोनॉमिकली इट वाज अंडर कॉलोनियल कंट्रोल, बट पॉलिटिकली फ्री रहने की वजह से फ्री लैंड इसका नाम पड़ा थाईलैंड, राइट.
साउथ ईस्ट एशिया में जाइए, इंडोनेशिया वाला पूरा रीजन डचेस के कंट्रोल में, फिलीपींस वाला यूएस के कंट्रोल में, ठीक है। ये जो मनीला वाला रीजन है, फिलीपीन आइलैंड्स, यूएस के कंट्रोल में, ताइवान जापान के कंट्रोल में, कोरिया जापान के कंट्रोल में, और ऊपर आपको रशिया एम्पायर देखिए कहां तक आता हुआ नजर आ रहा है, फारस, पर्शिया बचा है केवल, पर्शिया के ऊपर कैस्पियन, अराल, ब्लैक सी वाला जो पूरा रीजन है, ये इसमें प्रेजेंट डे के हिसाब से कंट्रीज कौन कौन सी बैठती हैं, प्रेजेंट डे के हिसाब से कंट्रीज बैठती हैं इसमें कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है, ये सारी कंट्रीज एस्टेब्लिश है अफगानिस्तान के ऊपर। तो ये जो ग्रीन वाला पूरा रीजन है क्या है हमारा, रशिया। चाइना इंटैक्ट है, चाइना कॉलोनाइज्ड नहीं है, ना ही अफगानिस्तान और ना ही पर्शिया कॉलोनाइज्ड है, पूरा का पूरा, ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया में यहां पर बड़ी शक्तियां ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स, नेदरलैंड्स, रशिया, पोर्टुगल। स्पेन जो है वो साउथ ईस्ट एशिया की रेस में बाहर हो जाता है, क्योंकि फिलीपींस पैसिफिक ट्रेड के माध्यम से स्पेन के कंट्रोल में आया था, लेकिन फिलीपींस से स्पेन का कंट्रोल जो है वो यूएस ने छुड़वा लिया, ठीक है। वैसे फिलीपींस पहले आजाद हुआ, फिर यूएस ने कॉलोनाइज किया फिलीपींस को, ठीक है। सो दिस वाज साउथ ईस्ट एशिया। अब एक मैप और दिखाता हूं मैं आपको, साउथ ईस्ट एशिया का ही है, इसमें भी क्लैरिटी आ जाएगी आपको। इसमें रशिया इंक्लूडेड नहीं है, तो केवल साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं। और वेस्टर्न हेल्ड टेरिटरीज इन एशिया 1910 की बात है, 1910 में देखिए कौन कौन किसके कंट्रोल में है। इंडिया, ब्रिटिश इंडिया आपको दिख रहा है क्लियर, ठीक है। श्याम लैंड जो है वो, श्याम भूमि जो है वो आपको न्यूट्रलाइज दिख रही है। फ्रेंच इंडो चाइना, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, फ्रेंच इंडो चाइना। इंडोनेशिया पूरा का पूरा किसके कंट्रोल में, डच के कंट्रोल में। मलाया यूके के कंट्रोल में, फिलीपींस यूएस के कंट्रोल में, ठीक है। मलाया में ये सर्वाक वाला रीजन, ब्रिटिश बोर्नियो, ये सारा जो है वो ब्रिटेन के कंट्रोल में। अभी जापान जो है वो रेस में नहीं उतार रखा हमने यहाँ पर, ठीक है। अदरवाइज हम जापान को भी अभी रेस में लेकर आएंगे आगे कुछ टॉपिक्स में, ठीक है। इस मैप में आपको क्लियर हो जाता है कि किस कंट्री का कहां पर कंट्रोल है। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं ये जो बार बार मैं बोल रहा हूं कि पर्शिया अफगानिस्तान जो है वो कॉलोनाइज नहीं हो सके, ठीक है, लेकिन वो इकोनॉमिकली तो कंट्रोल में आए ही यूरोपियंस के, लेकिन पॉलिटिकल अधिकरण नहीं कर सके यूरोपियंस उनका। तो आइए समझते हैं वहां पर क्या हुआ है, ठीक है। देखिएगा, इंपीरियलिज्म इन सेंट्रल एंड वेस्ट एशिया, सेंट्रल और वेस्ट एशिया में इंपीरियलिज्म किसका रहा। देखिएगा, इंग्लैंड एंड रशिया वर राइवल्स इन द स्ट्रगल टू कंट्रोल सेंट्रल एशिया, ईरान, अफगानिस्तान एंड तिब्बत। तो मैंने आपको बताया ना, रशिया धीरे धीरे एक्सपेंड करता हुआ पहुंच गया है, ठीक है। वहां पर कॉकस तक का पूरा रीजन रशिया ने कंट्रोल में ले लिया, टर्की से आमना सामना हो गया रशिया का। और इधर ब्लैक सी को पार करते हुए जो खावी वाला रीजन, बुखरान वाला जो रीजन है, पूरा पार करते हुए ईरान तक पहुंच गया, फारस तक पहुंच गया और अफगानिस्तान तक पहुंच गया है। अगर अब अफगानिस्तान को अगर जीत जाता है रशिया, तो भारत में एंटर करने से रशिया को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि रशिया की ना समस्या पता है क्या है, रशिया कॉलोनियलिज्म की दौड़ में पता क्यों नहीं उतर सका, जल्दी क्यों नहीं उतर सका, क्योंकि रशिया के पास कोस्ट लाइन नहीं है। और ये जो पूरा कॉलोनियल जो ट्रेड हो रहा है, ये अटलांटिक और हिंद महासागर के पास, हिंद महासागर में जो कोस्ट है, जिसके पास ज्यादा से ज्यादा कोस्ट लाइन है, वो बड़ा कॉलोनियलिस्ट है। सारा खेल यही था, रशिया के पास कोस्ट लाइन नहीं थी, बहुत लड़ झगड़ के स्टालिनग्रेड जो एस्टेब्लिश किया गया, जिसको सेंट पीटर्सबर्ग, फिर स्टालिनग्रेड कहा गया, फिर सेंट पीटर्सबर्ग कहा जाता है आजकल, बताऊंगा आपको, मैप दिखाऊंगा। उससे जो है वो बाल्टिक सी में थोड़ा सा डेनमार्क को जो है वो पैसा वैसा देके डेनमार्क पे पोस्ट ले लिया, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना, वो शेल्सविग होल्स्टीन का युद्ध क्यों हुआ था, क्योंकि डेनमार्क का रीजन वो प्रूशिया को चाहिए था, ताकि नॉर्थ सी में कोस्टलाइन प्रूशिया को मिले, ताकि वो अटलांटिक ओशियन में ट्रेड कर सके और एक कॉलोनियल शक्ति के रूप में जर्मनी एस्टेब्लिश कर सके अपने आप को, ठीक है। तो जो कॉलोनियल शक्ति है ना, वो एक दूसरे की टांगे खींच रही थी कि समुद्र में रास्ता ही नहीं देना है इसको, तो बाल्टिक सी बंद है, और बाल्टिक सी में सेंट पीटर्सबर्ग रशिया ले आया, मॉस्को से कैपिटल जो है वो पीटर फर्स्ट ने शिफ्ट कर दी अपने आप को, रशिया को उसने वेस्टर्न तर्ज पे जो है वो मॉडिफाई करना शुरू कर दिया, कोस्टल टाउन्स में जो है, कोस्टल पोर्ट्स जो यानी कि पोर्ट सिटीज को इंपॉर्टेंट जो है वो स्ट्रेटेजिक पोजीशंस में कन्वर्ट करना शुरू किया, सेंट पीटर्सबर्ग में कैपिटल शिफ्ट करी उसने अपनी, ठीक है। लेकिन अभी भी उसके पास ट्रेड राउट नहीं है, सी रूट नहीं है।
सो दैट मीन्स रशिया को अगर बड़ी कॉलोनियल शक्ति बनना है तो उसको इंडियन ओशियन या तो अटलांटिक ओशियन में इंपॉर्टेंट सी रूट पोर्ट सिटीज उसके पास होने चाहिए। इसीलिए रशिया जो है वो दक्षिण में आ रहा है, और रशिया अगर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पर्शिया को अपने कंट्रोल में कर लेता है तो उसके पास इंडियन ओशियन में डायरेक्ट जो है वो पोर्ट आ जाएगा। एक बार उसके पास इंडियन ओशियन में डायरेक्ट पोर्ट आ गया तो अब वो ग्लोबली ट्रेड कर सकता है और बड़ी शक्ति बन सकता है। सो ब्रिटेन के सामने समस्या ये है कि किसी ना किसी तरह ब्रिटेन जो है वो रशिया को दो काम करने से रोके। पहला, अफगानिस्तान को एक्वायर करने से रोके, क्योंकि अगर रशिया अफगानिस्तान को एक्वायर कर लेता है तो भारत में एंट्री का रास्ता रशिया का खुल जाएगा, ठीक है। और दूसरा, अगर रशिया ईरान का कोस्टलाइन अगर ले लेता है, कौन सा, हिंद महासागर वाला, अरेबियन सी वाला, ठीक है, तो हिंद महासागर के ट्रेड में रशिया एंटर हो जाएगा। यह दूसरा खतरा है। जैसे ही रशिया हिंद महासागर के ट्रेड में एंटर हुआ तो इंडिया की कोस्टल लाइन पूरी, सब सारा का सारा जाल जो ब्रिटेन ने बिछाया है इतने सालों में बिजनेस का, वो सब कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। सो दैट मीन्स अभी सेंट्रल एशिया और एशिया में दो बड़ी शक्तियां जो हैं वो अभी आपस में टकराने जा रही हैं। वो है कौन कौन सी, रशिया और ब्रिटेन। तो वही हमें समझना आइए, ठीक है। सो पहला पॉइंट देखिएगा, इंग्लैंड एंड रशिया वर राइवल्स इन द स्ट्रगल टू कंट्रोल सेंट्रल एशिया, ईरान, अफगानिस्तान एंड तिब्बत। क्या क्या, सेंट्रल एशिया, ईरान, अफगानिस्तान और तिब्बत। अब सेंट्रल एशिया की क्या इंपॉर्टेंस है अभी मैप में सब समझाऊंगा आपको मैं, ठीक है। ये जो मैंने आपको पॉइंट बताया मैप के माध्यम से सारी चीजें क्लियर करूंगा। रशियन एम्पायर सक्सीडेड इन अनेक्सिंग ऑलमोस्ट ऑल ऑफ सेंट्रल एशिया इन द सेकेंड हाफ ऑफ 19th century. कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंग्लैंड एंड रशिया केम टू अ हेड ओवर ईरान एंड अफगानिस्तान। मैंने बोला ना, ईरान और अफगानिस्तान का ही झगड़ा है, क्योंकि अगर रशिया के पास अफगानिस्तान आता है तो रशिया अब इंडिया में एंटर कर सकता है, बिकॉज पाकिस्तान वाज पार्ट ऑफ इंडिया एट दैट टाइम, ठीक है। सो अगर अफगानिस्तान रशिया के कंट्रोल में आता है, डुरांड लाइन तक अगर पहुंच जाता है अफगानिस्तान, तो डुरांड लाइन को क्रॉस करते ही भारत में एंटर कर जाएगा। नॉट पाकिस्तान बट रशिया। डुरांड लाइन इज द लाइन बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, बिसाइड्स सम माइनर इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन दीज कंट्रीज, Britain was mainly concerned about defending her territories in India against the expansion of Russia in Central Asia. Russia and England set up banks in Iran to obtain economic control. In 1907, England and Russia reached the end agreement according to which southern Iran became Britain's sphere of influence and northern Iran Russian sphere of influence. तो इन कुछ लाइन में ना बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है मैंने, अदरवाइज ये इस पूरे टॉपिक को कहा जाता है द ग्रेट वॉर, ठीक है। और ये जो द ग्रेट वॉर है ये ब्रिटेन की तरफ से थी, ठीक है। ग्रेट वॉर क्या है मैं आपको समझाता हूं। जैसे ही रशिया ने एडवेंट करना शुरू किया, उधर टर्की के अनातोलिया तक पहुंचा और टर्की पर प्रेशर डालना शुरू किया, और इधर खावी वाले रीजन को जैसे उसने पार किया और ईरान के ऊपर प्रेशर डालना शुरू किया, अफगानिस्तान जो बुखारा वाला जो रीजन है उसको पार करते ही अफगानिस्तान पर जब प्रेशर डालना शुरू किया। अब आप ये कहेंगे खावी बुखारा में क्या नाम ले रहा हूं, या अनातोलिया, जॉर्जिया कहाँ है, मैप में अभी सब दिखाऊंगा आपको और सेंस बनाएंगी सारी चीजें, ठीक है। और ईरान और अफगानिस्तान में प्रेशर डालना जैसे ही शुरू किया, खैर ये चीजें मैं आपको मैप के माध्यम से समझाता हूं, देखिए मैप ये, ठीक है। लेकिन ये पॉइंट्स जो हैं वो जरूर उतार लीजिएगा, इन पॉइंट्स को मैं उन मैप के माध्यम से एक्सप्लेन करूंगा। देखिए इन पॉइंट्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हैं कि ब्रिटेन को अपनी टेरिटरी को डिफेंड करना है, ब्रिटेन और रशिया ने बैंक्स एस्टेब्लिश करे ईरान में, और 1907 में जाके एक एग्रीमेंट आया इंग्लैंड और रशिया के बीच में। आइए इस मैप के माध्यम से समझाता हूं। नाउ दिस इज द ग्रेट वॉर, ठीक है। ये अब ग्रेट वॉर को जो है वो थोड़ी सी पृष्ठभूमि एस्टेब्लिश करता हूं मैं। तो ये है इंडिया का मैप, देख रहे हैं आप क्लियरली। सो ये इंडियन एम्पायर है ब्रिटेन का, और ये अफगानिस्तान वाला रीजन है, और ये पर्शिया वाला रीजन है। अफगानिस्तान के ऊपर देखिए आपको क्लियरली बुखारा नजर आ जाएगा, ठीक है, और बुखारा के ऊपर देखेंगे तो आपको खीवा नजर आ जाएगा। तो ये है खीवा, बुखारा, ये ट्राइब्स हैं, और ये ट्राइब्स जो हैं वो लड़ाकू ट्राइब्स हैं, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट शहर हैं, ये बुखारा और खीवा के ही इंपॉर्टेंट शहर हैं, ठीक है। उसके अलावा बेक से ही उज़्बेक निकले हैं, और ऊपर वाला जो रीजन है वो रशिया के कंट्रोल में है। पर्शिया है इधर, पर्शिया से अगर ये जो पर्शिया के ऊपर जो सी है, दिस इज योर कैस्पियन सी, और पर्शिया और कैस्पियन सी के बाद जो है वो ब्लैक सी है, और ब्लैक सी के नीचे आपको दिख रहा है ऑटोमन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर के नीचे आपको अरेबिया नजर आ रहा है,
ठीक है। सो ये सिचुएशन है अभी जो है वो खावी और बुखारा वाला रीजन रशिया ने अपने कंट्रोल में नहीं लिया है। ठीक है, तो जब ऐसी सिचुएशन आई ना, तो एडलिन ब्रो नाम का एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मेंबर था एलन ब्रो, जो बाद में जो है वो वायसरॉय भी बना इंडिया में। उसने विलियम बेंटिक को बोला कि तुम एक काम करो, तुम अफगानिस्तान के साथ जो है वो हमारी बाउंड्रीज को, अफगानिस्तान से लड़ाई करो, अफगानिस्तान से या तो पूरा जीत लो उसे, या तो उसके साथ कुछ ऐसी ट्रीटी बनाओ कि कोई भी नॉर्थ वेस्ट से जो है वो इंडिया में एंटर ना कर सके। सो इसके तहत हमें एंग्लो सिख वॉर, एंग्लो अफगान वॉर, ये सब देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये क्यों किया गया? ताकि अफगानिस्तान के साथ डुरांड लाइन खिंचवा ली जाए पहले तो, और अफगानिस्तान के साथ ऐसी ट्रीटी में आ जाए ब्रिटेन कि ब्रिटेन अफगानिस्तान को ना ही पूरा कंट्रोल में लाएगा अपने, लेकिन अफगानिस्तान किसी और की मदद नहीं करेगा ब्रिटेन के खिलाफ। यानी अफगानिस्तान को एक बफर लैंड की तरह बनाया। और मैंने आपको बोला ना, बफर लैंड बनाने में जो है वो अंग्रेज पूरे वो थे, एफिशिएंट थे। ठीक है, अफगानिस्तान को बफरलैंड बनाने से पहले उन्होंने पंजाब को बफरलैंड बनाया हुआ था, फिर उन्होंने पंजाब को एक्वायर किया, फिर उन्होंने अफगानिस्तान को बफरलैंड बनाया, लेकिन अफगानिस्तान को एक्वायर नहीं कर सके वो। ठीक है, सो दिस वाज द ग्रेट प्लान और ग्रेट वॉर। ग्रेट वॉर अकॉर्डिंग टू ब्रिटेन, ग्रेट वॉर क्या था, या उनका ग्रेट प्लान क्या था कि अफगानिस्तान को बफरलैंड बना लेंगे, तो ताकि जो है वो अफगानिस्तान के रास्ते एंटर ना कर सके कौन, रशिया भारत में। और फिर धीरे धीरे फ्रांस, नॉट फ्रांस लेकिन फारस, पर्शिया के साथ ऐसी जो है वो हम पर्शिया के ऊपर ऐसा पॉलिटिकल कंट्रोल बनाएंगे कि ये जो अरेबियन सी के साथ कोस्ट लाइन है पर्शिया की, ये किसको ना मिल सके, रशिया को। तो आपको क्लियरली दिख रही है, देखिए पर्शिया के साथ जो है वो पर्शियन गल्फ और अरेबियन सी में कोस्ट लाइन है, पाकिस्तान के पास अरेबियन सी में कोस्ट लाइन है। तो अगर अफगानिस्तान पर्शिया पर अगर कंट्रोल करता है रशिया, तो ये कोस्ट लाइन जो है वो छिन जाएगी किससे, ब्रिटेन से। और अगर ये कोस्ट लाइन रशिया को मिल जाती है, तो डायरेक्टली जो है वो इंडियन ओशियनिक ट्रेड पर रशिया का कंट्रोल आ जाएगा। और रशिया जिसका एम्पायर अभी सबसे बड़ा है, जिसके पास सेना सबसे ज्यादा है, ठीक है, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इन सबसे मिलाकर रशिया की सेना सबसे ज्यादा, रशिया के पास एरिया सबसे ज्यादा, रशिया के पास रिसोर्सेज सबसे ज्यादा। कमजोरी क्या रशिया की, कि उसके पास कोस्ट लाइन नहीं है। ठीक है, तो अंत में जाकर बहुत सारी लड़ाई हुई यहां पर, अफगानिस्तान के साथ भी रशिया की लड़ाई हुई। ठीक है, जब रशिया ने ये बुखारा वाला रीजन जीत लिया, अफगानिस्तान में एंटर करने की कोशिश करी, अफगानिस्तान ने रशिया से लड़ाई करी। ठीक है, दूसरी साइड कैस्पियन सी के रास्ते जो है वो पर्शिया में एंटर करने की कोशिश करी अफगानिस्तान ने, पर्शिया ने उसको, मतलब प्रूशियो रशियन वार भी नजर आता है हमें, और अफगानो रशियन वार भी नजर आता है इधर। ठीक है, तो रशिया एंटर नहीं किया, क्यों? क्योंकि ब्रिटेन ने अफगानिस्तान और ईरान दोनों को सपोर्ट लगाया हुआ था। ब्रिटेन ने अफगानिस्तान और ईरान दोनों को सपोर्ट दिया था युद्ध में अगेंस्ट रशिया, लेकिन डायरेक्टली रशियाई कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आया वो, क्योंकि डायरेक्टली रशियाई कॉन्फ्लिक्ट में आता तो ब्रिटेन की जो यूरोप में पोजीशन है वो भी कॉम्प्रोमाइज हो जाती। ठीक है, सो एक तो ये मैप है। अगला मैप देखते हैं। अगले मैप में मैं आपको रशियन एम्पायर का एक्सटेंट दिखाता हूं। ठीक है, अच्छा, ये था आपका रशियन एम्पायर। अब रशियन एम्पायर हम जो है वो ऊपर से देख रहे हैं, रशियन एम्पायर को, इंडिया इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, इंडिया नहीं दिख रहा है आपको इसमें, लेकिन रशियन एम्पायर आप देख रहे हैं अफगानिस्तान तक पहुंच गए। बुखारा खीवा वाला रीजन रशिया एम्पायर ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। कैस्पियन सी के दोनों साइड रशियन एम्पायर, यानी कि आप यहां पर क्लियरली देख सकते हैं कि रशिया जो है वो एक साइड प्रेशर डाल रहा है पर्शिया पे, एक साइड प्रेशर डाल रहा है अफगानिस्तान पे, दूसरी साइड प्रेशर डाल रहा है वो ओटोमन एम्पायर पे भी। ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी के साथ तो दोस्ती है रशिया की अभी। ठीक है, लेकिन ये रशिया का एक्सपेंशन है, और रशिया क्लियरली भारत पर अटैक ना कर दे, ये रशिया के लिए, ये अंग्रेजों के लिए खतरा है। सो दिस वाज द रशियन एम्पायर। ठीक है, और अभी रशिया और लड़ाई चल रही है, रशिया और पर्शिया यानी ईरान, और रशिया और अफगानिस्तान में लड़ाई चल रही है। किसके पीछे? क्योंकि रशिया चाहता है कि अफगानिस्तान भी उसके कंट्रोल में आ जाए और पर्शिया भी उसके कंट्रोल में आ जाए, ताकि भारत भी उन्हें मिल जाए और अरबिक जो सी है उसमें भी कोस्ट लाइन मिल जाए रशिया को। यह रशिया का एम्बिशन है, और इसी एम्बिशन को पूरा ना होने देने का ठान रखा है किसने? ब्रिटेन ने। ठीक है, तो अब एक मैप ये देखिए,
अब इस मैप में मैं आपको पर्सपेक्टिवली दिखा रहा हूं कि अब इंडिया के हिसाब से देखते हैं आप। तो क्लियरली देखिए, जो डार्कर शेड ऑफ ब्राउन है ये रशिया है पूरा, और जो धीरे धीरे शेड ऑफ ब्राउन कम होता जा रहा है ये रशियन जो है वो क्या है, कंट्रोल है। सो 1795 बॉक्स ऊपर वाला देखिए रशियन टेरिटरी, 1795 तक कहां तक था, 1855 तक कहां पर आया, और 1907 तक आप देख रहे हैं 1907 तक अफगानिस्तान और पर्शिया के दरवाजे पर पहुंच गया कौन, रशिया। सिमिलरली 1907 तक अफगानिस्तान के साथ डुरांड लाइन खींचने में कामयाब हो गया कौन, वैसे उससे पहले बन गई थी, लेकिन 1907 को मैं क्यों बार बार हाईलाइट कर रहा हूं, क्योंकि 1907 में जाकर ब्रिटेन और रशिया के बीच में एक ट्रीटी हुई, और ब्रिटेन और रशिया के बीच में जो ट्रीटी हुई है, इसी ट्रीटी के तहत रशिया ने अपना फर्दर एक्सपेंशन छोड़ दिया। वैसे रशिया ना थ्रू आउट द टाइम यही बोलता आया कि हमें इंडिया में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें फारस की कोस्ट लाइन में कोई इंटरेस्ट नहीं है थ्रू आउट टाइम, और इतिहासकारों ने भी इसी तरह डॉक्यूमेंट किया है। लेकिन 1907 में आकर रशिया ने फिर ब्रिटेन के साथ ट्रीटी साइन कर ली कि हम ना ही इंडिया में एंटर करेंगे और हम ना ही ईरान में एंटर करेंगे, लेकिन हमें थोड़ा थोड़ा उन वहां की वेल्थ का हिस्सा चाहिए। तो 1907 में आकर ब्रिटेन और रशिया ने आपस में एक ट्रीटी करी कि जो फारस है, पर्शिया का जो सदर्न पार्ट है, यानी कोस्ट लाइन वाला जो एरिया है, वो तो ब्रिटेन के कंट्रोल में रहेगा, और पर्शिया का जो नॉर्थ वाला पार्ट है, ठीक है, जहां से ऑलरेडी रशिया आ रहा है, उस पर कंट्रोल कर लेगा कौन, रशिया। सो बेसिकली जो कजार डायनेस्टी है, जो कजार जो फैमिली है, ठीक है, जिनका कंट्रोल है ईरान पे, उनको जो है वो अपना कंट्रोल देना पड़ा, सदर्न पार्ट का किसको, ब्रिटेन को, और नॉर्दर्न पार्ट का किसे, रशिया को। और जो सेंट्रल ईरान बचा, वो बचा क्या, केवल एक तरह का न्यूट्रल जोन, ठीक है। सो एक मैप मैं आपको दिखाता हूं, इस मैप से आपको जो है वो क्लियर हो जाएगा एक और। तो ये वाला मैप आपको नजर आया, ठीक है, इसमें ग्रेजुअल इंक्रीज दिखाया पावर का दोनों की। ये जो ब्लू वाला पार्ट है ये ब्रिटेन है, और जो ब्राउन वाला पार्ट है ये है आपका रशिया। तो किस तरह रशिया भी आगे बढ़ रहा है और ब्रिटेन भी आगे बढ़ रहा है, और ब्रिटेन ने रशिया को रोक लिया अफगानिस्तान ईरान में, और एक ट्रीटी करी 1907 में इसके साथ, और उस ट्रीटी के तहत जो है वो क्या हुआ है, इस मैप में देखिए। सो दिस वाज द ट्रीटी ऑफ 1907, ये 1907 की ट्रीटी का मैप है, ठीक है, जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं पर्शिया वाले रीजन में आइए। पर्शिया वाले रीजन में क्लियरली देखिए, जो सदर्न पर्शिया वाला रीजन है ना, आपको स्ट्राइप्ड नजर आ रहा है, इसमें क्लियरली देखिएगा जो सदर्न पर्शिया वाला रीजन है, दिस इज अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटेन, और जो नॉर्दर्न रशिया वाला रीजन है, स्ट्राइप्ड नजर आ रहा है आपको, दिस इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पर्शिया, और बीच में जो लैंड है ये न्यूट्रल लैंड है, ठीक है। और अफगानिस्तान में एंटर नहीं किया रशिया, अफगानिस्तान के साथ रशिया की ट्रीटी हुई थी, रशिया ने अफगानिस्तान को इन्वेड करने से मना कर दिया। सो अफगानिस्तान वाज अ बफर लैंड बिटवीन रशिया एंड अफगानिस्तान वाज अ बफर लैंड बिटवीन रशिया एंड ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश इंडियन एम्पायर, ठीक है। पर्शिया वाज अ जॉइंटली एक्वायर्ड रीजन, पर्शिया को सभी एक्वायर करना क्यों चाहते थे, क्योंकि पहली बात तो पर्शियन जो रीजन है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा अमीर था इन सभी इस्लामिक स्टेट्स में से। ऑयल वेल्थ, जो तेल है वो सबसे ज्यादा पर्शिया के पास था, बहुत तेल, सऊदी के पास भी बहुत तेल था, अफगानिस्तान में बहुत तेल था, लेकिन अभी तेल की इतने बड़े लेवल पर खोज नहीं हुई है, और पेट्रोलियम को जो है वो रिफाइन करने का भी इतना मतलब बड़े लेवल पर टेक्नोलॉजी एस्टेब्लिश नहीं हुई है, वो धीरे धीरे हम पहुंचेंगे पेट्रोलियम ऑयल वॉर्स तक, ठीक है। ऑयल वॉर हमने बचाया है 1970s के बाद, मैं आपको ऑयल वॉर में इंडल्ज करूंगा, ठीक है, ऑयल वॉर क्या है। लेकिन अभी इंटरेस्ट है कॉलोनियल, और अभी जो है वो पोर्ट सिटीज का इंटरेस्ट है, लेकिन ऑयल वेल्थ भी है। प्लस दूसरी चीज ये कि जो ईरान वाला रीजन है ना, ये है, ये पूरा का पूरा इस्लामिक डोमिनेटिंग रीजन है, ठीक है, और इस्लाम में सूदखोरी हराम है। हराम शब्द का मतलब होता है इलीगल, ठीक है, और सूदखोरी का मतलब होता है ब्याज वसूल करना, यानी लोन देना। तो जो इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम है ना, अकॉर्डिंग टू इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम, आप किसी से भी लोन लें तो आप ब्याज नहीं देंगे, और जितना भी ये यहूदी या जो यहूदी बैंकिंग सिस्टम कहूंगा मैं, ठीक है, या जितना भी क्रिश्चियनिटी इन्फ्लुएंस बैंकिंग सिस्टम है, या जितना भी यूरोपियन बैंकिंग सिस्टम है, बेसिकली ये सारा का सारा ब्याज पर बेस्ड है, कि ब्याज पे तो पैसा बनाते हैं अपना ये सारा। और जो ये पूरा इस्लामिक रीजन में, क्योंकि देखिए इकोनॉमी को रेगुलेट कर रहे हैं बैंक्स, ठीक है, आपको आज ये बात समझ आएगी,
5 साल बाद समझ आएगी, 10 साल बाद समझ आएगी, हो सकता है जिंदगी भर समझ ना आए। लेकिन इकोनॉमी को रेगुलेट करने का काम कर रहे हैं बैंक्स, ठीक है। और बैंक्स भी कौन से, ये एसबीआई वगैरह नहीं, ऊपर ग्लोबल लेवल पर बड़े बड़े बैंक्स हैं जिनका नाम बहुत छोटी छोटी जगहों पर ही सामने आता है, वो शेडो में रहते हैं, पीछे रहते हैं, लेकिन ग्लोबल लेवल पर वही कंट्रोल कर रहे हैं, बैंक्स ही कंट्रोल कर रहे हैं इकोनॉमीज को काफी बड़े हद तक, ठीक है। ये नहीं है कि केवल वही कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा प्रोपोर्शन इकोनॉमी को हैंडल करने का इन बड़े सेंट्रल इंटरनेशनल सेंट्रल बैंक्स का है। सो दैट मीन्स ये कि अगर किसी भी यूरोपियन शक्ति को किसी भी देश जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग देश है, किंगडम है, अगर उसकी इकोनॉमी को रेगुलेट करना है तो अपना बैंकिंग सिस्टम वहां पर डाल दो, सिंपल सी बात। यानी इंडिया की इकोनॉमी को अगर ब्रिटेन को रेगुलेट करना है तो उनका बैंकिंग सिस्टम इंडिया में डाल दो, इंडिया की इकोनॉमी उनके हिसाब से चलने लग जाएगी, समझ रहे हैं। यानी कि जो सेंटर है इकोनॉमी का, अगर उनकी बैंकिंग सिस्टम है तो उन्हीं के पास रहेगा सेंटर, लेकिन इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम अलग है। इसलिए रशिया और ब्रिटेन ने अपने बैंक्स इस्लाम में डालने शुरू की, ईरान में एस्टेब्लिश करने शुरू किए, ताकि ईरान की जितनी भी ऑयल वेल्थ है, पहले ईरान में इकोनॉमिक कंट्रोल लाया जाए, फिर धीरे धीरे ऑयल वेल्थ को तो लपेटेंगे हम ईरान की, ठीक है। मैं आपको ये पूरा सऊदी का जितना भी हथियारों का बिजनेस है, ये धीरे धीरे समझाऊंगा कि अगर वहां बैंकिंग सिस्टम नहीं है तो फिर पैसा कैसे रेगुलेट हो रहा है। तो यूएस डॉलर के बदले जो है वो हथियार लिए जा रहे हैं, और ये हथियारों का बिजनेस क्या है, कांस्टेंट स्टेट ऑफ वॉर क्या है, लगातार ये वॉर्स क्यों बनाए रखी हैं, धीरे धीरे हम इन कंक्लूजन्स तक पहुंचेंगे। मैंने बोला केवल फाउंडेशंस है, मैं उस कंक्लूजन्स तक ले जाऊंगा आपको। लेकिन यहां पर रशिया और ब्रिटेन ने अपने ईरान में बैंक्स डालने शुरू किए, और आफ्टर ईरानियन रेवोल्यूशन ये बैंक्स जो है वो हटे हैं, और फिर से सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान सीबीआई एस्टेब्लिश हुआ है, ठीक है, जो कि वही इस्लामिक जो शरिया के जो कानून है, ठीक है, उसके तहत लोन देता है। लेकिन जो 1907 की जो ट्रीटी हुई, उसमें हमने क्लियरली देख लिया कि अभी तक पर्शिया पर कंट्रोल जो है वो रशिया और ब्रिटेन का किस तरह है, ठीक है। सो आइए इन्हीं सब पॉइंट्स को कुछ स्टेटमेंट्स में समझते हैं। नाउ सेंट्रल पार्ट ऑफ ईरान वाज न्यूट्रल एंड ओपन टू बोथ, ये हम जान गए, ठीक है। दिस मेंट दैट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जॉइंट एंग्लो रशियन सुप्रीमेसी ओवर ईरान, मीनवाइल द स्ट्रगल वाज ऑन बिटवीन ब्रिटेन एंड रशिया फॉर मास्टरी ओवर अफगानिस्तान और तिब्बत। अफगानिस्तान और तिब्बत पे जो है वो मास्टरी करने की कोशिश जो है वो चलती रही। Russia agreed to recognize Afghanistan as being outside her influence, and Britain agreed not to annex Afghanistan as long as her ruler remained loyal to Britain. तो मैंने आपको बताया ना, अफगानिस्तान को बफरलैंड की तरह एस्टेब्लिश किया गया। रशिया ने भी 1907 की ट्रीटी की बात चल रही है, ये रशिया ने भी छोड़ दिया कि हम अफगानिस्तान को अटैक नहीं करेंगे, ठीक है। ब्रिटेन ने भी छोड़ दिया कि अफगानिस्तान को अटैक नहीं किया जाएगा जब तक अफगानिस्तान के शाह जो है वो ब्रिटेन के लिए लॉयल रहे, ठीक है। अब ऐसा छोड़ क्यों दिया गया भाई, इतने नोबल कैसे हैं? तो पहली बात तो बफरलैंड, मैंने बोला ना सियाम को क्यों छोड़ दिया, क्योंकि फ्रांस और फ्रेंच इंटरेस्ट और ब्रिटिश इंटरेस्ट के बीच में बफर बना रहे, ठीक है। अफगानिस्तान को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि जो यूएसएसआर का ऊपर का रीजन है, यूएसएसआर तो खैर बाद में बना, लेकिन जो रशियन एम्पायर है ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक रशियन एम्पायर रहा, फिर यूएसएसआर बना, मतलब वही है, नाम अलग अलग है, ठीक है। लेकिन जो रशियन एम्पायर है उसका और जो ब्रिटिश इंडियन एम्पायर है उसके बीच में अफगानिस्तान एक छोटा सा बफर, और अफगानिस्तान बहुत मजबूत है देश। अफगानिस्तान के लोगों से जब से ये ट्रेड शुरू हुआ है ना सिल्क रूट का, तब से इन लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले इन लोगों को चाइनीज ने कंट्रोल करने की कोशिश करी, ग्रीक्स ने कंट्रोल करने की कोशिश करी, हिंदुओं ने कंट्रोल करने की कोशिश करी, यहूदियों ने कंट्रोल करने की कोशिश करी, तुर्कों ने कंट्रोल करने की कोशिश करी, मंगोलियंस ने कंट्रोल करने की कोशिश करी, हुनों ने कंट्रोल करने की कोशिश करी, क्रिश्चियंस ने कंट्रोल करने की कोशिश करी, ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, यूएस ने कई साल तक जो है वो अपने कई सारे प्रेसिडेंट यूएस के दुखी हो गए, लेकिन अफगानिस्तान को कोई आज तक जो है वो कंट्रोल में नहीं ला सका है। क्यों? क्योंकि स्पिरिट है लोगों की, वॉरियर ट्राइब्स हैं वो लोग रहे ऐसे माहौल में है, लड़ना जानते हैं, लड़ना उनका पेशा है। जैसे भारत में राजपूतों का लड़ना पेशा था, मराठों का लड़ना पेशा था, उसी तरह अफगानियों का लड़ना पेशा है, ठीक है। अफगानी भी मतलब है तो बेसिकली राजपूत ही, वो भी राजपूत टाइटल यूज कर लेते हैं कई जगहों पर, ठीक है, कई जगहों पर यूज होता है राजपूत टाइटल, लेकिन बेसिकली लड़ना उनका पेशा है, वॉरियर क्लैंस है वो, ठीक है। तो अकेला अफगानिस्तान नहीं, इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे रीजन हैं जो कि आज तक सेंट्रल एशिया के, जो कि आज तक कोई भी कंट्रोल नहीं कर सका, लेकिन फारस आ गया कंट्रोल में इनके, ठीक है, किसके? रशिया और ब्रिटेन के, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा,
आफ्टर रशियन रेवोल्यूशन ब्रोक आउट इन 1917, रशियन एम्पायर वाज अ थ्रेट ऑन एवरीबडी, ठीक है, एंड इवन आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन रशियन एम्पायर वाज अ थ्रेट। लेकिन रशियन एम्पायर में मैं आपको रशियन रेवोल्यूशन डिटेल में समझाऊंगा और मैं बताऊंगा कि हुई रशियन रेवोल्यूशन या करवाई गई तो अगर किसके पॉलिटिकल जो है वो एस्पायरेशंस छुपे थे। क्योंकि देखिए एक चीज तो आपको माननी पड़ेगी क्लियर कि जो भी हम इतिहास पढ़ रहे हैं ना कहीं जो है वो मैनिपुलेटेड होता है। तो रशियन रेवोल्यूशन अगर हुई है तो आपके मन में एक छोटा सवाल होना चाहिए कि हुई है कि करवाई गई है, ठीक है, मतलब किसके पॉलिटिकल किसके इकोनॉमिक, क्योंकि कोई भी अगर बड़ी घटना हो रही है ना तो बगैर पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंटरेस्ट के नहीं हो रही, ठीक है। तो ये छोटे छोटे सवाल साथ में जोड़कर रखे कीजिए। यही सवाल आपका अमेरिकन रेवोल्यूशन के साथ भी देखने हैं, हुई है कि करवाई गई है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंटरेस्ट। क्योंकि जैसे हम 1857 की क्रांति को उधेड़ कर पढ़ते हैं, हर एस्पेक्ट समझते हैं कि जो भारत के शासक है उनका क्या लालच था, जो भारत के नदारद कर दिए गए जो जमींदार उनका क्या लालच था, अंग्रेजों का क्या लालच था, आम जनता का क्या लालच था, ठीक है, हम हर डायरेक्शन से समझते हैं ना 1857 की रेवोल्यूशन को। सिमिलरली आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन, अभी मैंने आपको केवल बेसिक्स बताए हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन की डीप मतलब उनके माइक्रो एनालिसिस पर ले जाऊंगा मैं आपको। मैंने बोला ना पहले फाउंडेशन इकट्ठा करते हैं, माइक्रो एनालिसिस पर जाएंगे हम। तो ये माइक्रो एनालिसिस के सवाल हैं, क्रिटिकली वो मैं सवालों के माध्यम से लेकर आऊंगा, ठीक है। यूपीएससी में मेंस में पूछे गए सवाल कि मतलब हिस्ट्री ऑप्शन में पूछे गए सवाल कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के पीछे के इकोनॉमिक पॉलिटिकल सोशल सारे कारण बताइए। सिमिलरली रशियन रेवोल्यूशन को भी उधेड़ के हम देखेंगे डिटेल में, लेकिन हमें अभी फिलहाल इतना पता होना चाहिए 1917 रशियन रेवोल्यूशन, ठीक है। After Russian Revolution broke out in 1917, the new Soviet government denounced the old Anglo-Russian agreement and gave up her rights in Iran. सोवियत गवर्नमेंट ने ईरान छोड़ दिया चुपचाप। तो यहां पर सवाल यह बनता है कि रशियन रेवोल्यूशन आई, रशियन एम्पायर गिरा, और रशियन एम्पायर जिसने ईरान में ब्रिटेन का गला पकड़ा हुआ था कि कभी भी वो अपनी ट्रीटी को तोड़कर पूरे ईरान को कंट्रोल में ला सकता है क्योंकि बहुत बड़ा एम्पायर है पीछे। तो रशियन रेवोल्यूशन आई, वो एम्पायर डिसॉल्व हुआ और बहुत कन्वीनियंटली जैसे ही पर्शिया में तेल जो है वो डिस्कवर हुआ और तेल को रिफाइन करने की टेक्नोलॉजी आई या डेवलप हुई, रशिया ने अपने हाथ फारस से हटा दिए। क्यों? सवाल बनेगा, इसका जवाब ढूंढेंगे हम, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल हमें केवल ये समझना है कि रशिया 1917 के बाद, रशियन रेवोल्यूशन के बाद रशिया ने फ्रांस से अपने ट्रूप्स को हटा दिया। ईरान वाज ऑक्यूपाइड बाय ब्रिटिश ट्रूप्स, ईरान को ब्रिटिश ट्रूप्स ने एक्वायर किया। और अब ईरान को मिल बांट कर काटा किसने? ब्रिटेन, यूएस और फ्रांस, इन तीन शक्तियों ने अब ईरान को मिल बांट कर काटा और जो बोल्शेविक्स फैमिली हैं उनको साइड में कर दिया। तो मैंने इनके स्टेटस की बात भी करूंगा। क्यों? क्योंकि फ्रांस के किंग्स हैं, ब्रिटेन के भी किंग्स हैं, रशियन की डची थी, केवल मॉस्को की डची थी, ठीक है। तो क्या उनका सोशल स्टेटस या उनका जो है वो ये जो पूरा मतलब रॉयल्टी नोबिलिटी का जो हायरार्की है उसमें उनका केवल डची होना, क्या ये एक कारण है कि उनको जो है वो पॉलिटिकल शक्ति कमजोर थी उनकी, ठीक है? क्या ये मतलब एज अ फैक्टर ये है या नहीं है? कहां पर सेट होता है ये फैक्टर, इसको भी समझेंगे क्योंकि आपको समझना पड़ेगा। देखिए बहुत डीप पॉलिटिक्स है, हम केवल ना यूरोप के इतिहास को ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ सकते, हमें अंदर की पॉलिटिक्स समझनी पड़ेगी, बारीकियों में जाना पड़ेगा। हमें इंटरनेशनल रिलेशंस प्रेजेंट डे के समझने हैं ना, तो आपको थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बारीकियां समझनी पड़ेंगी, ठीक है। खैर नेक्स्ट चीज देखिएगा, मीनवाइल ऑयल हैड बीन फाउंड इन ईरान एंड ब्रिटिश एंड अमेरिकन ऑयल इंटरेस्ट बिकेम पावरफुल। तेल मिल गया ईरान में, तेल तो एक्चुअली पहले से भी था, तेल इतना ज्यादा है ना ईरान के नीचे, तो कई जगहों पर तो आप ऐसे पैर रखते हैं ना तो जमीन से तेल फूट जाता है केवल पैर रखने से। ज्यादा बड़ा प्रेशर भी नहीं डालना, इंसान अगर ऐसे लकड़ी से खोदे, आप थोड़ा सा खोदेंगे तो तेल निकल आता है, तेल इतना ज्यादा भरा हुआ है वहां पे। और तेल मिल गया, और एक्चुअली तेल को रिफाइंड करने की, तेल से पेट्रोलियम निकालने की, गैसोलीन निकालने की टेक्नोलॉजी डेवलप होने लगी, इसलिए जो है वो रशिया के हाथ पीछे करवा दिए गए, क्योंकि बड़ी शक्तियां जो है वो इस समय ब्रिटेन, फ्रांस और यूके थे, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद इनके उत्साह भी बढ़े हुए थे। खैर नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, अब आगे बढ़ते हैं। ईरान का क्या हुआ? ईरान रिमेन्ड नॉमिनली इंडिपेंडेंट बट वाज इंक्रीजिंगली अंडर द डोमिनेशन ऑफ फॉरेन ऑयल कंपनीज
कौन कौन सी? नाउ दिस इज आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन। अब ये केवल मैं आगे आने वाली घटनाओं का आपको पृष्ठभूमि दे रहा हूं, बैकग्राउंड क्रिएट कर रहा हूं मैं, क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर वन पढ़ाऊंगा ना डिटेल में, तब मैं ईरान के साथ क्या हुआ, टर्की के साथ क्यों किया गया, क्या सारी सिचुएशंस थी, वो सारी हम डिटेल में समझेंगे वर्ल्ड वॉर वन के कंसिक्वेंसेज में। ठीक है, तो इन्हीं चीजों को वहां पर भी लेकर आऊंगा मैं, इन्हीं मैप्स को वहां पर भी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी केवल एक बैकग्राउंड बना दूं ताकि आगे आने वाले 5-7 टॉपिक्स के लिए आप मेंटली तैयार हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि जब मैं वर्ल्ड वॉर वन कराने लगूं और जब मैं इन सब जगहों का नाम लूं, मान लीजिए खिवा बुखारा का नाम ले रहा हूं मैं, अनातोलिया का नाम लूं, तो आप एकदम ब्लैंक हो, पता होना चाहिए आपको। ठीक है, और मैंने आपको बोला ना, शब्दों के एटिमोलॉजी में घुसना शुरू कीजिए। अनातोलिया को अनातोलिया क्यों कहा जाता है, कॉकस को कॉकस क्यों कहा जाता है, बल्ख को बल्ख क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो शब्दों की एटिमोलॉजी में घुसिए, शब्दों की एटिमोलॉजी में जाएंगे तो आपकी समझ इंक्रीज होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, आज समझ आएगी, आज से 5 साल बाद समझ आएगी। मैं बार बार बोलता हूं, देर ना हो जाए इसलिए जल्दी समझ जाइएगा। ठीक है, सो देखिएगा, डोमिनेशन ऑफ फॉरेन ऑयल कंपनीज कौन कौन सी? द स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड द एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी ऑफ इंग्लैंड। तो यूनाइटेड स्टेट और इंग्लैंड की ऑयल कंपनीज के कंट्रोल में आया ईरान की ऑयल वेल्थ आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इसको हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कंसिक्वेंसेज में डिटेल में समझेंगे। ठीक है ना, आफ्टर द ओवरथ्रो ऑफ मोनार्की इन चाइना इन 1911, चाइनीज रेवोल्यूशन भी है 1911 की। अब चाइना में मोनार्की को क्यों हटाया गया, रशियन एम्पायर 1917 में क्यों हटाया गया, चाइना में पहले जो है वो एक डेमोक्रेटिक सरकार बनने का जो है वो सिस्टम था, लेकिन फिर धीरे धीरे वन पार्टी सिस्टम क्यों आ गया चाइना में, सीसीपी का क्या रोल है, धीरे धीरे सारी चीजें डेवलप करेंगे हम। ठीक है, बट आफ्टर द ओवरथ्रो ऑफ मोनार्की इन चाइना इन 1911 तिब्बत इंक्रीजिंगली पास्ड अंडर ब्रिटिश इन्फ्लुएंस। तिब्बत पर ब्रिटेन का कंट्रोल आया। सो यहां पर एक पॉइंट आपको ये रखना है, जो तिब्बत का सवाल है, तो तिब्बत के सवाल में आप बोल सकते हैं 1911 के बाद तिब्बत जो है वो ब्रिटेन के कंट्रोल में। अब आप कहेंगे तिब्बत तो बंजर है, तिब्बत में इतने नेचुरल रिसोर्सेज भी नहीं है, तो तिब्बत के पीछे लड़ाई क्यों है? मैं आपको चाइनीज रेवोल्यूशन वाले पॉइंट में डिटेल में समझाऊंगा। ये सवाल पिन करके रखिएगा कि तिब्बत में ऐसे क्या रिसोर्सेज हैं जिस वजह से तिब्बत के पीछे इतनी लड़ाई है। ठीक है, अब देखिए जर्मनी कहां पर है, इन सब बहुत देर से जर्मनी का जिक्र नहीं हुआ। जर्मनी ड्यूरिंग दीज ईयर्स वाज एक्सटेंडिंग हर इन्फ्लुएंस ओवर टर्की एंड एशियन पोजेशंस ऑफ टर्किश एम्पायर। देखिए 1914 तक आते आते अफ्रीका को तो बांट लिया गया था, साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया पर बढ़िया जबरदस्त पुरानी कॉलोनीज हैं, ये तो पहले से फर्स्ट फेज से ही हो रहा है। तो साउथ अमेरिका जो है वो डिकॉलोनाइज हो गया है, लेकिन जो ऑस्ट्रिया, हंगरी, स्लोवेकिया, स्लोवानिया, ऑटोमन एम्पायर, टर्की और ईरान, इस पूरे रीजन पर किसी का कंट्रोल नहीं है और किसी की नजर नहीं है। और ये पूरा रीजन अगर किसी के कंट्रोल में आ जाता है, राइट, तो भारत और जो चाइना, जो पूरा का पूरा साउथ ईस्ट एशिया का जो ट्रेड है, उसी ट्रेड को मोनोपोलाइज करने के लिए ही तो सारा झगड़ा था ना, कि ये सी रूट अपने कंट्रोल में आ जाने चाहिए। लेकिन जर्मनी ने एक बहुत बेसिक बात सोची कि यार ये सारे देश अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन में लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं आपस में, किस चीज के लिए? कि इंडिया से जो ट्रेड आ रहा है वो स्मूथली यूरोप तक पहुंचे, इसी चीज के लिए ना। तो क्यों ना अगर मैं इंडिया से यूरोप तक की एक डायरेक्ट जो है वो रेल लाइन बिछा दूं, है ना, मतलब इंडिया के लगभग, इंडिया के आसपास तक, और या मतलब पर्शियन गल्फ तक एटलीस्ट, क्योंकि इंडिया से पर्शियन गल्फ में सीधा डायरेक्ट सामान ट्रांसफर हो सकता है। सो पर्शियन गल्फ से अगर मैं यूरोप तक की ट्रेन लाइन बिछा दूं, तो ये जो इतना अफ्रीका को घूमकर आना पड़ता है या स्वेज कनाल के रास्ते आना पड़ता है, ये सारा रास्ता ठप हो जाएगा। ठीक है, और ट्रेन, जो मेनलैंड की ट्रेन है, वो ज्यादा तेजी से ट्रेवल करती है एज कंपेयर टू दीज बोट्स। ठीक है, तो ट्रेड जो है वो जल्दी भी होगा, प्लस मेनलैंड से ट्रेड हो रहा है तो ज्यादा अच्छे से कंट्रोल कर सकेंगे एज कंपेयर टू सी। तो ये था, दिस वाज द जर्मन प्लान। तो जर्मनी को, टर्की को अपने अपने जो है वो कंट्रोल में लेना था। ठीक है, और वही जर्मनी ने किया भी। देखिएगा, जर्मनी ड्यूरिंग दीज ईयर्स वाज एक्सटेंडिंग हर इन्फ्लुएंस ओवर टर्की एंड एशियन पोजेशंस ऑफ टर्किश एम्पायर। टर्किश एम्पायर की एशियन पोजेशंस, इराक, सऊदी अरेबिया, ठीक है, इजिप्ट के ऊपर, सुडान तो नहीं, लेकिन इजिप्ट के ऊपर जो कंट्रोल है, ये टर्किश एम्पायर की, यानी जो, क्योंकि खिलाफत इस समय टर्की में थी, 20वीं सेंचुरी के शुरुआती डेकेड्स में खिलाफत जो है वो टर्की के पास थी।
और ये खिलाफत का रीजन था पूरा का पूरा, और जिसके कंट्रोल में टर्की है उसके कंट्रोल में पूरा इस्लामिक रीजन आ जाएगा। ठीक है। अ जर्मन कंपनी ऑब्टेन्ड अ कंसेशन हु बिल्ट अ रेलवे फ्रॉम कॉन्स्टेंटिनोपल टू बगदाद एंड द पर्शियन गल्फ। मैं आपको मैप के माध्यम से दिखाऊंगा। कॉन्स्टेंटिनोपल से पर्शियन गल्फ तक जो है वो एक रेलवे मार्ग बिठाने की जो है वो पूरी स्कीम थी जर्मनी की। दिस वाज अ प्रपोज्ड प्लान। इस पर काम जो है वो नहीं कर पाया जर्मनी। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 में हार गया जर्मनी। अगर जीत जाता तो सिनेरियो कुछ और होता। नाउ थ्रू दिस रेलवे जर्मनी होप टू प्रमोट हर इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन दिस रीजन एंड ऑन टू ईरान एंड इंडिया। लेकिन इससे देखिए आपत्ति किसी की थी। जर्मनी क्या चाहता था? ईरान इंडिया सब पर कंट्रोल कर ले, सबके ट्रेड पर मोनोपोलाइज ले आए इस रेल लाइन से। फ्रांस, इंग्लैंड, रशिया अपोज दिस, क्योंकि इन्हें पता था कि अगर जर्मनी के हाथ में आ गया ये सब, और जर्मनी के लोग जो हैं वो ज्यादा मिलिटराइज्ड हैं, क्योंकि जो जर्मनी के जो भी लीडर्स हैं ओटो वन बिस्मार्क से लेकर वो सारे मिलिट्री लीडर्स हैं, और बाकी सब किंगडम्स और जर्मनी के जो प्रूशिया के शासक हैं उनसे स्ट्रांग है ये मिलिट्री लीडर्स। ठीक है, तो जर्मनी के जो मिलिट्री लीडर्स हैं दे वर स्ट्रॉन्गर देन द मोनार्की इटसेल्फ। और जर्मनी के प्रूशियन लीडर्स जो ये मिलिट्री लीडर्स हैं ये जंकर क्लास से आते हैं, लेकिन ये मिलिट्री अथॉरिटी इनके पास। और दूसरी साइड रशियन किंगडम के मोनार्क्स अपना कंट्रोल बनाना चाहते हैं, ब्रिटेन की रानी अपना कंट्रोल बना के रखना चाहती हैं, फ्रांस के शासक अपने कंट्रोल बना के रखना चाहते हैं। ठीक है, और इधर जर्मन जो है वो एक जंकर उभर के, जैसे पहले ओटो वन बिस्मार्क आए, ठीक है, इमानुएल सेकंड, तो खैर इमानुएल सेकंड तो नहीं, लेकिन उनके बारे में आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। फ्रांस, इंग्लैंड एंड रशिया अपोज्ड दिस बट एन एग्रीमेंट टू डिवाइड द रीजन वाज रीच्ड बिटवीन जर्मनी, फ्रांस एंड इंग्लैंड। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हाउएवर चेंज द सिचुएशन। तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का प्रीलूड है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ना, तो तब वहां पर आपको ये चीज जोड़ के रखिएगा, पेन रखिएगा, तब वहां पर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये अग्रीमेंट क्या हुआ था जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में। लेकिन अभी आप ये इमेज देखिए, ये मैप देखिए, ये मैप है आपका, देखिए क्लियरली बर्लिन से लेकर बगदाद तक की पूरी ट्रेन लाइन बिछाई जा रही है, जो कि कॉन्स्टेंटिनोपल से होती हुई जा रही है। इससे होगा क्या? बर्लिन यानी जर्मनी के कंट्रोल में, ऑस्ट्रिया हंगरी, सर्बिया, ऑटोमन एम्पायर एशिया माइनर से होते हुए पर्शिया, बगदाद, इराक तक जो है वो फैला हुआ है। और फिर बगदाद के रास्ते कहां जाएगा वो? पर्शियन गल्फ के रास्ते इंडिया। ठीक है, अब ये दूसरा मैप देखिए। अब यहां पर एक बार शक्तियां देख लीजिए, इटली है, फ्रांस है, इंग्लैंड है, जर्मनी है, ठीक है, रशिया है, टर्की है, पर्शिया है, ये बड़ी शक्तियां हैं इधर, और ऑस्ट्रिया हंगरी है बीच में। अब दूसरी इमेज देखिए, ये इमेज थोड़ी धुंधली सी है, क्लियर नहीं है, लेकिन इसमें केवल एरोज के माध्यम से मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि ये ट्रेड किस तरह काम करने वाला था। सो ये प्रेजेंट डे कंट्रीज के हिसाब से देखिए, जर्मनी, फिर चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया हंगरी, सर्बिया, बल्गेरिया, टर्की, सीरिया, इराक के रास्ते पर्शियन गल्फ में एंटर करके फिर होमरूज के रास्ते भारत तक ट्रेड करने का पूरा प्लान था इनका। और टर्की के रास्ते फिर ये बल्ख तक वाले रीजन में भी जो है वो ट्रेड करने का प्लान था। सो दिस वाज द जर्मन प्लान, बट इट नेवर गॉट सक्सेस। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए। नाउ जर्मनी एंड टर्की वर अलाइज इन द वॉर हु वर डिफीटेड। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको, इस अलायंस के बारे में समझाऊंगा। सीरिया, पैलेस्टीन, मेसोपोटामियन, अरेबिया, ये वो 4 देश हैं, 4 रीजन हैं जो कि टर्की के कंट्रोल में थे। एंड आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टर्की के खलीफा से ये रीजन छीन लिए गए। सीरिया, पैलेस्टीन, मेसोपोटामिया इज इराक, राइट, एंड अरेबिया were taken away from Turkey and they passed under the control of England and France. Thus, Germany as an imperialist nation was completely eliminated from Asia and other parts of the world. Soon, oil and the concessions to control oil resources became the major objectives of the imperialist countries in Western Asia. American oil companies in partnership with England and France got oil concessions in Arabia. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ? ये जो पैलेस्तीन, मेसोपोटामिया, सीरिया, अरेबिया, ये जो रीजन टर्की से छुड़वाए गए, उसके अलावा पर्शिया वाला रीजन, अफगानिस्तान वाला रीजन, ये जो पूरा रीजन है जिसके पास ऑयल वेल्थ है, भर भर के तेल है, यहां से जर्मनी का कंट्रोल छुड़वाया। क्योंकि जर्मनी और रशिया कंट्रोल कर लेती तो बड़ी ग्लोबल शक्तियां वो बन जाते, लेकिन जर्मनी और रशिया जो है वो दोनों नोबिलिटी में नीचे आते हैं। किनसे? फ्रांस और ब्रिटेन से। फ्रांस और ब्रिटेन जो है वो
वो किंग्स द्वारा शासित है, और जर्मनी रशिया वॉज मियरली अ डची, और जर्मनी जो जंकर्स ने एस्टेब्लिश किया, तो उनकी इतनी जो है वो नोबिलिटी के सब एक कारण ये भी है, ठीक है, एक ये ड्राइविंग फोर्स है, इट वाज नॉट एग्जैक्टली द ओनली फैक्टर बट इट वाज वन ऑफ द ड्राइविंग फोर्सेस इस इमोशन के पीछे। लेकिन इकोनॉमिक कारण तो है ही, ठीक है, पॉलिटिकल सोशल कारण तो है ही, इकोनॉमिक कारण भी है। खैर, लेकिन जब मैं आपको वर्ल्ड वॉर 1 बताऊंगा ना, तब इन सारी चीजों को हम कनेक्ट करेंगे। लेकिन आज के टॉपिक का बेसिक मतलब क्या था, केवल ये समझाना कि फर्स्ट फेज ऑफ इंपीरियलिज्म में किस तरह एशिया और पूरी पूरी दुनिया में फर्स्ट फेज ऑफ सेकंड फेज ऑफ कॉलोनियलिज्म एक्सप्लेन करना, ठीक है। फर्स्ट फेज ऑफ कॉलोनियलिज्म मैंने आपको समझाया कि एक्सपोर्ट बढ़ाना और इंपोर्ट घटाने के लिए, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन आने के बाद जो है वो सेकंड फेज ऑफ आपका आया क्या, कॉलोनियलिज्म या इंपीरियलिज्म, न्यू इंपीरियलिज्म जिसको कहा गया। उसके तहत पूरा का पूरा अफ्रीका जो है वो कॉलोनाइज किया गया। और आज हमने समझा कि जो सेंट्रल एशिया है इस पे झगड़ा क्या है, ठीक है। सेंट्रल एशिया में ईरान अफगानिस्तान के लिए जो है वो रशिया और ब्रिटेन का बीच का झगड़ा क्या है, और वर्ल्ड वॉर 1 में होने वाली घटनाओं के बारे में कुछ समझा हमने, ठीक है। जर्मनी के एस्पायरेशंस क्या हैं, और फिर वर्ल्ड वॉर 1 के बाद किस तरह टर्की से उसका पूरा लैंड छीनकर ब्रिटेन और फ्रांस ने और यूएस ने आपस में बांट लिया, और सिंस देन यहां पर इस पूरे रीजन में ऑयल वेल्थ के पीछे लड़ाई जो है वो आज तक चल रही है। बैंकिंग सिस्टम ईरान में जो एस्टेब्लिश किया गया, और फिर ईरान में वो बैंकिंग सिस्टम आफ्टर ईरानियन रेवोल्यूशन जो हटा है, ठीक है, और फिर से जो है वो अकॉर्डिंग टू शरिया जो बैंकिंग सिस्टम है उसको लागू किया गया है। और इसके पीछे झगड़ा क्यों है, और क्यों आगे आने वाले समय में बैंकिंग सिस्टम वापस आ सकता है ईरान में या नहीं आ सकता है, इन सारी चीजों पे हम, कौन सा बैंकिंग सिस्टम, जो यूरोपियन बैंकिंग सिस्टम है जिसके तहत वो किसी भी रीजन को इकोनॉमिकली कंट्रोल करते हैं, ठीक है। सो आज का पूरा टॉपिक आपकी एक समझ डेवलप करने के लिए था। आगे आने वाले टॉपिक में मैं इन सारी चीजों को जोड़ दूंगा जब, ठीक है, ग्रेट वॉर समझाऊंगा आपको मैं अलग से वर्ल्ड वॉर के दौरान, ठीक है, तब आपकी सारी की सारी दुविधाएं जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। सो आज के टॉपिक को मैं यहां करता हूं कंक्लूड। आई होप आपको इन सभी मैप्स के माध्यम से जो मैं कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं वो कॉन्सेप्ट आप समझे होंगे, ठीक है। सो आज के सेशन में अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा, या जो लाइव जब ये प्रीमियर होता है सेशन और उस समय जो लाइव चैट चलती है तो वहां पर मुझे डाउट डाल दीजिएगा, मैं उन डाउट्स को एनालाइज करके सेशन में उन डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। अच्छा, पिछले सेशन में एक बच्चे ने डाउट डाला हुआ था कि जो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका की जो नेटिव पॉपुलेशन है उसका यूरोपियंस ने इस्तेमाल क्यों नहीं किया स्लेव्स बनाने के लिए। तो मैंने जवाब आपको पहले दिया है कि जब यूरोपियंस के कांटेक्ट में नेटिव्स आए तो उनको बीमारियां लग गई, यूरोपियंस जो बीमारियां लाए थे अपने साथ, ठीक है, और इस वजह से 90% पॉपुलेशन उनकी खत्म हो गई, ठीक है। इसलिए वो चाहते तो थे स्लेव बनाना, लेकिन स्लेव बना नहीं सके क्योंकि वो मर गए, इसीलिए उनको सस्ता स्लेव वो अफ्रीका से लाए वो आराम से, और उनका इस्तेमाल किया, ठीक है। तो ये एक जो है वो सहज कारण है, उसके अलावा पॉलिटिकल रीजन भी छुपे हैं कई सारे, ठीक है। और एक कारण ये है कि उनको मार भी दिया गया, उनमें बीमारियां फैली भी और फैलाई भी गई, क्योंकि जो नेटिव पॉपुलेशन है वो ज्यादा भयंकर रेजिस्टेंस दे रहे थे एज कंपेयर टू स्लेव्स, क्योंकि स्लेव्स जो है वो चुपचाप काम करेंगे, नेटिव से पहले लड़ना पड़ेगा, फिर लड़ झगड़ के उनको सब्जुगेट कराना पड़ेगा, फिर उनके रिबेल करने की संभावनाएं बनी रहेंगी, क्योंकि वो वहां के लोकल टेरेन को बेहतरीन तरीके से जानते हैं, उनसे उलझना महंगा पड़ता है यूरोपियंस को, स्लेव से काम कराना सस्ता पड़ता, इसलिए उनको या तो मार दिया गया, उनमें बीमारियां फैला दी गई, नेचुरली भी बीमारियां फैली, ठीक है, फॉर देयर बेटर गुड। लेकिन इवेंचुअली रिजल्ट ये निकला कि 90% ऑफ द नेटिव पॉपुलेशन गॉट वाइप्ड आउट ड्यू टू सेवरल रीजंस, जिसमें से बीमारी एक सबसे सब्सटेंशियल रीजन रहा, ठीक है, और नेचुरली फैली बीमारियां, राइट। सो आई होप आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। सो आज के सेशन को कंक्लूड करते हैं। पिछले सेशंस अगर आपने नहीं देखे हैं तो स्टडी IQ के चैनल पर जाइए, आपको मेरे नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या आप अगर यूट्यूब के सर्च बार पर मेरा नाम लिखेंगे प्लेलिस्ट मिल जाएगी। पिछले सेशंस को देखिए, थॉरली फॉलो कीजिए, जो मैं सवाल पूछता हूं कमेंट के माध्यम से जवाब दीजिए, और कैसा लगता है आपको सेशन फीडबैक दीजिएगा। और शेयर नहीं करते हैं आप लोग, मैंने आपको पहले भी बोला था मुझे बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, मैं इतनी मेहनत करूं आप लोग शेयर ना करें, वो ज़्यादा बच्चों तक ना पहुंचे तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता ना, क्योंकि मैं इतनी मेहनत करके बनाता हूँ, इतनी सारी चीज़ें ढूंढ कर आपके लिए लेकर आता हूँ, इतने सारे फैक्ट्स, इतना सारा कॉन्सेप्ट, मज़ा भी आता होगा आपको पढ़ने में, तो करिए शेयर, ये आपकी जिम्मेदारी है, मेहनत करने में मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा अपने एंड से, और इन वीडियोस को हमारे चैनल को प्रमोट करने का काम आपका है। अगर आपके लिए हम YouTube पर इतना सारा ये सब प्रीमियम कंटेंट है जो मैं आपके लिए फ्री में लेकर आ रहा हूँ YouTube पे, और अगर आप शेयर भी नहीं कर रहे हैं तो आप अपने एंड से जो है वो नहीं निभा पा रहे हैं इस डील को, ठीक है। खैर,
उसके अलावा अगर आप स्टडी IQ के एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं तो थरो कोर्स अवेलेबल है ही वहां पर CSC का। मेक श्योर यू चेक दैट आउट। द लिंक फॉर द एप्लीकेशन इज राइट अंडर दिस वीडियो, डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सो आज के सेशन को कंप्लीट करते हैं। अगला सेशन लेकर आऊंगा मैं, हम चाइनीज तरबूज को काटेंगे, चाइनीज खरबूजे को या तरबूज को काटेंगे हम, ठीक है, और समझाऊंगा किस तरह यूरोपियन शक्तियों ने चाइना को कंट्रोल किया, नहीं किया, सारी चीजें समझेंगे हम, ठीक है। सो आज के सेशन को मैं कंक्लूड करता हूं। मेरा नाम है विशाल चौहान, मैं मिलूंगा आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर।